अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जहाने रमज़ान। मैं हूँ मंशा पाशा और मेरे साथ है मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त जाले सरदी। अच्छा जाले, कैसा गुजर रहा है हमारा आज का दिन? आज का दिन अब तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मुझे लगता है हमारे किचन की साइड पे थोड़ी लाइट कुछ कम है, हाँ। लेकिन हमारे जो दिन है वो बहुत रोशन है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक शख्सियत है जिनके विसाल का दिन है आज। बिल्कुल। जिनकी हम पैरवी करते हैं, एज अ वुमन पैरवी करते हैं, एज अ बिजनेस वुमन पैरवी करते हैं। और वो एक मिसाल है, और वो एक बिल्कुल मिसाल है। शी इज अ हेरोइन फॉर अस, हीरो टोटली। हाँ, एंड अच्छी बात यह है कि आज जो है वो हम 10वें रोजे तक भी पहुंच गए हैं। सो पहला अशरा भी जो है वो आज खत्म हो जाएगा और दूसरा अशरा जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आप सबको इस बात की भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। उम्मीद है कि आप लोग सब अपने घरों में खुशबाश होंगे और हमारा शो भी देख रहे होंगे और आप लोग की इंटरेक्शन जो है ना उससे हमें लाइफ मिलती है। बिल्कुल, आई थिंक लोगों ने जितना भी अप्रिशिएट किया है, जितना भी इसको देखा है और हमें जो इंकरेजमेंट सेंड किया है जाले, आई मीन इट्स रियली इंकरेजिंग फॉर मी, क्योंकि जैसे कि वी टोल्ड एवरीवन कि ये मैं पहली दफा कर रही हूँ। तो लग नहीं रहा मंशा, अब ये पहली दफा नहीं है, अब 10 रोजे गुजर गए, दफा नहीं, अब आप पुरानी हो गई। अब मैं पुरानी हो गई, अब ये सारी पुरानी बातें हो गई। सो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब बात आती है ना, तो हम अक्सर औकात मैं हमेशा उनके बारे में ना मैंने उनको इमेजिन जब भी किया है तो आई हैव सीन अ वुमन ऑफ इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, रिजिलियंस, ये सारे अल्फाज उनके लिए कम है। और उनमें वो बिजनेस सेंस है जो कि हम अपने तौर पे एक मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आजकल जाले इतना अप्रिशिएट नहीं की जाती ये ट्रेट औरत में जितना आई गेस उस वक्त में की जाती थी। एक्चुअली पता है वंशा, अप्रिशिएट की जाती है लेकिन लोग शायद बोलते हुए घबराते हैं, कतराते हैं फॉर सम ऑड रीजन। और मेरे ख्याल से ये इनसिक्योरिटी अब आप सब में खत्म हो जानी चाहिए कि एज अ वुमन, एज अ मदर, स्पेशली अगर आप बाहर जाके भी काम नहीं करी, जो मैं बार बार इस बात को उजागर करती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाकर कोई काम कर रही हैं और पैसे जनरेट कर रही हैं और रकम घर तक ला रही हैं। आप जो घर में भी काम कर रही हैं वो इस किस्म की जो आपकी पोजीशन है वो कोई और नहीं कर सकता। कोई और नहीं कर सकता। एज अ मदर, एज अ सिस्टर, पूरे घर की भी तो बजटिंग होती है, उसमें भी आपको एक सेंस चाहिए होता है। बिल्कुल हिसाब किताब होता है। बच्चों को रेस करना कौन सा आसान है। बिल्कुल। मेरी अम्मी की मैं मिसाल आपके सामने रखना चाहती हूँ, मंशा की अम्मी की मिसाल आपके सामने रखना चाहती हूँ। दोनों वर्किंग लेडीज थी, ठीक है। और अक्सर ये कहा जाता है और ये गुमा होता है, जब मैं माँ बन रही थी तो मुझे ये इस बात का डर था कि मैं अपनी बेटी को या अपने बच्चे को निगलेक्ट तो नहीं करूंगी। तो मेरी अम्मा ने मुझे ये स्ट्रेंथ दी कि देखो बेटा, पूरी जिंदगी जब तक तुम लोग छोटे थे मेरे वालिद और मेरी अम्मी दोनों काम करते थे और कभी हमें ये फील नहीं हुआ कि किसी तरह से हम निगलेक्टेड हैं या हमारे घर में हमें खाने का जो है वो घर का खाना नहीं मिला हो या घर में सफाई ना हुई हो या हमारे ईद के कपड़े ना बने हो। बिल्कुल यानी माय मम वाज वर्किंग 2 जॉब्स। वो दिन में भी काम करती थी, वो डॉक्टर थी, अब रिटायर्ड है, और वो रात को भी क्लिनिक पे जाती थी और वो हमेशा कहती थी इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। कि आप जब अपने बच्चे के साथ बैठ रहे हैं, आप उसको क्या तरबियत दे रहे हैं। शी वाज इन्वॉल्वड इन एवरीथिंग। उनको हमारे सब दोस्तों के नाम पता थे, हर चीज पता थी, और ईद के कपड़े वो खुद हमारे सीती थी। जी वो ये टाइम निकालती थी। अच्छा, और मुझे एक और बात भी, जो तुमने ये बात की ना, तो इससे एक और बात भी सामने आती है कि हम जनरली अपनी माओं को जो है ना वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और वो रीजन ये होता है कि जब आपके सामने कोई चीज होती है मुस्तकिलन और आप आपको उस चीज का एहसास उस वक्त तक नहीं होता जब वो आपसे थोड़ी थोड़ी छिनना शुरू होती है। सो आपके वालिद के मुकाबले में आपकी वालदा, आपकी मदर, आपकी मम्मा, आप जो भी नाम उनको दें, वो आपके साथ मुस्तकिल होती हैं और इस वजह से आपको उनकी बातें शायद थोड़ी बहुत बुरी भी लगती है, बुरी भी लगती है, हाँ, लड़ाइयाँ भी होती हैं। सो जो वर्किंग लेडीज है ना, उनके साथ ये नहीं होता। द चिल्ड्रन लर्न टू अप्रिशिएट द टाइम दैट दे स्पेंड विद देयर चिल्ड्रन, व्हिच इज विद देयर मदर्स, व्हिच इज व्हाट माय डॉटर सेज टू मी। बट इस बात को हम आगे लेके जाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। आप देख रहे हैं जहाने रमजान और ये 365 पे आप देख रहे हैं। जाएगा, थोड़ी देर में वापस आइए और हमारे साथ एक और गेस्ट होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जहाने रमजान ऑन 365 न्यूज। अभी मैं और जाले किचन में आ गए हैं। सोबिया जानू हमारे साथ हैं और वो हमें बताएंगे कि क्या बन रहा है। स्पैगेटी बन रही है। स्पैगेटी। अच्छा, हम लोग जो बना रहे हैं वो है रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन। जो 2 तरह का चाउमीन आपने अक्सर देखा होगा। एक वाइट पीस होता है जो बिल्कुल आपको दिख रहा है, और एक होता है थोड़ा सा डार्कर टोन में जो कि आपका ब्लैकिश टोन में जा रहा होता है। थोड़ा सा डार्क टोन होती है जिसमें आपको अक्सर एक स्वीट और एक स्पाइसी फ्लेवर आ रहा होता है। जो तो हम जो है ऑयस्टर सॉस का इस्तेमाल करते हुए I love oyster sauce. I also love oyster sauce.
सोया सॉस सेम सोया सॉस से बेहतर मुझे ऑयस्टर सॉस लगता है। इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्वीट भी है और थोड़ा सॉल्टिश भी होता है, तो हर चीज होती है, इट्स अ बैलेंस्ड फ्लेवर। मुझे लगता है सब ग्रिल चिकन में ऑयस्टर सॉस डाल दें तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है आपने। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, अपनी चिकन को कोट करके डीप फ्राई करेंगे। ठीक है। अपने वेजिटेबल्स को मैं बिल्कुल, आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल फाइन जूलियन कट कर रही हूँ। और हम उसमें कैबेज डालेंगे, कैरेट डालेंगे, कैप्सिकम डालेंगे और ग्रीन अनियन डालेंगे और अपनी चिकन को डीप फ्राई करेंगे, उसको हम कोट करेंगे वही अपने फ्लावर और उससे, और फिर स्पैगेटी को हम इन सब चीज़ों में टॉस करेंगे विद ऑयस्टर सॉस है हमारे पास, चिली गार्लिक सॉस है, चिली सॉस है, सोया सॉस है, सेसमी सीड्स है हमारे, थोड़ा सा हम इसमें शुगर डालेंगे और थोड़ा सा विनेगर डालेंगे। इसको और हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। सो ये कौन सी क्विजीन का हिस्सा है वैसे? ये कॉन्टिनेंटल आप डाल लें, क्योंकि इसको क्या होता है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी रेसिपी हमने फॉलो करी बट द टेस्ट इज डिफरेंट। मैं कहती हूँ जो फ्लेम होती है स्लो हो या हाई हो, उस पर बड़ा आपका फ्लेवर डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे लगता है लोग बड़ी हल्की आंच करके पहले गार्लिक डाल रहे हैं, फिर स्पैगेटी। नहीं, अगर आप चाइनीज या कॉन्टिनेंटल बना रहे हैं तो यू हैव टू बी ऑन अ हाई फ्लेम, और वो 5 मिनट की रेसिपी है, बट इनकी जो प्रेप होती है इट टेक्स टाइम, क्योंकि इसमें कटिंग वगैरह। अच्छा, दूसरी चीज़ हम बना रहे हैं, रमजान में बड़ा पिया जाता है, आई डोंट नो हर घर में पी रहे हैं कि नहीं, एप्पल का शरबत। आपने तो हमसे वादा किया था आप वो गूंद वाला बनाएंगे। हाँ। वो कल हो जाएगा? गूंद कतीरा, अच्छा नहीं, कल जो है, कल एक स्पेशल चीज है, मुझे लगता है कल हम लोग कुछ बच्चों के लिए मैं कुछ करने वाली हूँ। अच्छा, अगर आप बच्चों के लिए कुछ करने वाली है ना, तो हम भी बच्चों के हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल, हमारा टॉपिक ही ऐसा होगा। ओके, मैं कहा बच्चों के लिए हम इतना गूंद कतीरा पे नहीं जाते, पर हाँ मैंने उसको आज मंगवा लिया। हाँ। उसको हम ओवरनाइट सोक करेंगे, तभी वो रेसिपी बन सकती है हमारी। ठीक है, हमने एप्पल शरबत ले लिया, उसके लिए हमने मिल्क ले लिया, इसके लिए हम सिरप बनाएंगे। जो होगा, आप पानी लेंगे, शुगर डालेंगे, शुगर डालेंगे, देख के शुगर डालेंगे। सोबिया, ये बात तो अब मुतय्यन हो गई है कि सोबिया मेरे लिए खाने नहीं बना। नहीं, तो इसके लिए हम वो भी तो स्वीटनर भी तो डाल सकते हैं। स्वीटनर डाल रहे, पर इसमें क्या है, जो हम स्वीटनर बना रहे हैं उसमें फ्लेवर बहुत है। हम उसमें रोज वाटर डाल रहे हैं, अब रोज एसेंस डाल रहे हैं ताकि एक रोज का फ्लेवर आए। ये शुगर बनाने के बाद हम इसको अपने मिल्क में डालेंगे, इसमें तो मलंगा डालेंगे और एप्पल को पील करके श्रेड करेंगे। पील करके श्रेड करेंगे और अच्छा सा खूब सारा बर्फ डालेंगे, आपका शरबत रेडी। That sounds so nice. अच्छा, इस वक्त हम जरा अपने स्पॉन्सर्स को भी याद कर लेते हैं। जी बिल्कुल कर लेते हैं। हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं वो, मैं उसी पे आ रही थी, लेकिन सिंस मैं मंशा की सेक्रेटरी हो गई हूँ आजकल, मुझे मंशा हर बार इंट्रोड्यूस कुछ बात करने से पहले बोलती है, अब जाले आप बताइए। Is the secretarial job I've taken out? Of course not. So, I was just doing it together. अच्छा, पेप्सी, फूड पार्ट नहीं, आप कह लें, चले मैं ये पेप्सी, KFC और नहीं बात करें। अच्छा भाई, ऑसम किचन करें, ग्लैम ग्लास है हमारे, गैस है हमारे अप्लायंस पार्टनर, और लाइफ बॉय है हमारा हाइजीन पार्टनर। सनरिच को आप नहीं भूल सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी। अच्छा, हम क्या करेंगे, मैंने स्पैगेटी बॉईल कर ली। ये थोड़ी थिक वाली स्पैगेटी, आप उसमें देख रहे हैं इसमें होल है। अच्छा, तो ये क्या, ओके, सो ये किस किस्म, इसको क्या बोलते हैं? ये जो है मैंने मंगवाई, वैसे जो थी वो नॉर्मल स्पैगेटी, बट अगर नॉर्मल इंसान अगर आप अनकुक देखेंगे तो आपको वो नॉर्मल ही देगी, पर आपने इस्तेमाल करनी नॉर्मल स्पैगेटी जो हम लोग की होती है, थोड़ी बारीक वाली। या तो आप एग नूडल्स ले लें, या आप व्हीट जो ब्राउन आती है। तो आप किसी किस्म की भी स्पैगेटी में बना सकते हो। ओके, सो आप ये फ्लैट वाली भी हो सकती है? नहीं, फettuccine एक्चुअली अल्फ्रेडो के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसमें आपने राउंड ही करनी है, बट जो नॉर्मल आपकी जो चाउमीन वगैरह में इस्तेमाल होती है वो होती है। बट मैं कह रही हूँ अगर आपने व्हाइट नहीं था, ब्राउन यूज कर सकते हैं। एग नूडल्स भी हो सकते हैं। एग नूडल्स कर सकते हैं, और फ्राइड की जगह जो है आप उसको चिकन को ग्रिल करेंगे, उसके स्लाइसेस करेंगे और फिर वो ऐड करेंगे, और शुगर ओमिट कर देंगे। ऑयस्टर सॉस वैसे भी स्वीट होता है आपका। ठीक है। अच्छा, तो पतली वाली एग नूडल्स के साथ भी बच जाता है, पर वो तो इतना ज्यादा बॉयल नहीं होती है, वो तो बहुत ही कम। वो टेक्निकली यूज करना बहुत मुश्किल है। उसमें से आपने उसको 5 मिनट डालना है पानी में और निकाल लेना है। फिर हम जब उसको टॉस करेंगे तो उसका आधा प्रोसेस उसमें कंप्लीट होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको 100% कुक करते हैं और फिर क्या करते हैं, जब टॉस करते हैं ब्रेक हो जाती है। ऑनेस्टली किसी चीज को भी 100% नहीं करना चाहिए। ये अच्छी टिप है ये, कि जब आप चावल भी कर रहे होते हो ना बॉयल, उसको भी 100% नहीं करना चाहिए। लोगों को लगता है बिरयानी बनाना नहीं, वो दम देना उसको मुश्किल लगता है, क्योंकि दम के बाद जब वो बिरयानी देखते हैं तो चावल टूट गया। जहाँ चावल टूट गया, मुझे लगता है बिरयानी फ्लॉप हो गई जी, इतना खिचड़ा। और मैं कहती हूँ मेरे लिए तो, और अगर कनी रह गई तब भी, और अगर कनी ना हो और वो बहुत ज्यादा हो गया तो जब आप इसको प्रेस करें तो आपने देखना है कि हल्का सा आपको इसमें एक स्टमक टाइप, स्टमक हम कहते हैं पेट,
थोड़ा सा वाइट वाइट आता है, ये तो खैर होल है इसके अंदर, वो आपने फील करना है। चावल में भी अच्छा, आपने एक बात नोट की, जब कहते हैं खरा चावल, जब उसको स्ट्रेन करते हैं आप 85% चावल को आप उसको छोड़ दें तो चावल सारे खरे हो जाएंगे, गोल गोल भी हो जाते हैं ना, जब वो खरे हो जाए ना तो समझें कि आपका चावल परफेक्टली 85% कुक है। These are very very good tips जो आज आपने दिए हैं अबाउट फ्लेम एंड अबाउट खरा चावल, और क्या इसमें क्या कहा था, what was the word? क्या रह जाता है? कनी, मैंने कहा था लेकिन नहीं, मुझे क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है मंशा। अल्लाह जाने क्या हो गया मेरे साथ जो है ना ये क्रेडिट के मसले बड़े चल रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बोथ ऑफ यू आर गिविंग मी टिप्स, बोथ सही है मंशा। नहीं अच्छा भाई ब्रेक में मना लेंगे मंशा को हम जो है ब्रेक में मनाने वाली बात ही नहीं है। ग्रीन अनियंस है, इसको मैं काट के आइस बात दूंगी। आइस बात क्या होता है? आइस बात ये होता है कि आपने प्याले में बर्फ लेनी है, उसमें पानी डालना है और उसको हम डालेंगे तो ये जो मुरझाएंगी आपको नजर आ रही है, ये मुरझाएंगी नहीं रहेंगी, ये फ्रेश रहेंगी और ये क्रिस्पी हो जाएंगी। अनदर टिप, ठीक है, जैसे आप सैंडविचेस बनाते हैं, सैलेड बनाते हैं, आप अक्सर नोट करते हैं आपका जो सैलेड लीव्स है या आइसबर्ग है वो बहुत सॉफ्ट और सॉगी हो जाता है, तो मैं यही बोलती हूँ उसको आप आइस बात दें। और मैं एक और बता दूं चीज, इसको बॉईल करने के बाद अक्सर लोग ऐसे स्ट्रेन करके रख देते हैं, नहीं, ये फिर भी कुक हो रही होती है क्योंकि इसके अंदर का जो स्टीम है वो इसको और कुक कर रहा होता है, गर्म होता है। आपने इसको भी आइस बात देना है, आइस बात देने के बाद इसमें ऑयल लगा के रखना है, तो ये ऐसे रहेंगे, वरना ये जकड़ जाएंगे, चिपक जाते हैं। हाँ, ये मेरी अम्मी जब बनाती, मेरी अम्मी को बहुत शौक है पास्ता बनाने का और हमारे घर में किसी को उतना खाने का शौक नहीं है, बट वो बनाती हैं और वो मुझे यही बता रही होती हैं कि वो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल देती हैं जब वो कर रही होती हैं गर्म, उसके बाद थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी अगर डल जाता है तो तब भी वो खरेरे ऑयल जाएगा, सॉइल जाएगा और फिर इसको हम बॉईल करेंगे। मोस्टली लोग नहीं डालते और कहते नहीं, इट्स एक्चुअली गुड है क्योंकि आपका सेफ साइड है, करें तो इट्स गुड, नहीं करेंगे तो फिर यू हैव टू डू आफ्टर वाला ये वाला ऑयल आपको करना पड़ेगा। पर अगर हमेशा सेफ साइड चले, दाल नहीं, क्या टेंशन है, और नहीं तो क्या डलना ही है। ऑलिव ऑयल का वैसे अपना टेस्ट भी बड़ा मजे का है। तो मैंने ये अक्सर नोट किया है, लोग रेसिपीज में कह रहे हैं हमने तो ऑलिव ऑयल में कुक किया है, ऑलिव ऑयल कुक हो ही नहीं सकता बेसिकली। अगर आप ऑलिव ऑयल को कुक करते हैं बहुत ज्यादा तो नॉर्मल ऑयल है, उसकी ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है। वर्जिन ऑयल जो है बेसिकली वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो सिर्फ सैलेड्स के लिए यूज होता है, उसको हीट नहीं देनी चाहिए। पॉमिस फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसकी जगह आप कोई और ऑयल यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर है। मैं तो बहुत दफा कुक कर चुकी हूँ ऑलिव ऑयल, और नहीं खराब कुछ नहीं होता, पर वो उसमें आप नहीं कह सकते कि हाँ मैंने बहुत सारे लोगों ने नोट किया है कोरमा बनाया है, ऑलिव ऑयल में बनाया है, खा सकते हैं कोरमा। जी राजीव, अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। आप देख रहे हैं जहाने रमजान, मैं और मंशा यही मौजूद है, हमारे साथ एक और गेस्ट होंगी और हम काम करने देंगे सोबिया को। आपको मिलेगा पकवान और हमारे साथ होगी आपकी मुलाकात शॉर्ट ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू जहाने रमज़ान ऑन 365 न्यूज़। आज हमने बड़ी बिजनेस वुमेन की बातें की हैं और उनको बहुत सेलिब्रेट किया है, एंड एज वर्किंग वुमेन ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है ये कि बिजनेस वुमेन को सेलिब्रेट किया जाए। हाँ, और दुनिया भर में होती है मंशा। एंड ये राइट्स, विमेन के राइट्स लेने के लिए खवातीन ने अनगिनत साल लगाए हैं, बिल्कुल, और कोशा रही हैं। और इस्लाम में ऑलरेडी खवातीन को बहुत सारे जो है वो हुकूक दिए हैं जो दूसरे रिलीजन में शायद नहीं होते हैं। और आई थिंक हम दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि हमारे घर में जो थी खवातीन वो काम करती थी। मतलब मैं पीछे भी याद करूँ तो नानी ने भी मेरी जो है वो, हाँ जी, वो एक मैगजीन की राइटर थी, मेरी जो दादी थी वो एक प्रिंसिपल थी। लेकिन आई थिंक आजकल कुछ हालात ऐसे हैं कि उस पर बड़ी बातचीत होती है और डिस्करेज भी किया जाता है औरतों को काम ना करने से, जो कि मुझे कभी समझ नहीं आती ना, इट्स इलॉजिकल। हालांकि देखो बातें इस किस्म की होती है मंशा, बट वी सी देयर आर सो मेनी वुमेन नाउ जो कि कॉटेज इंडस्ट्री का भी हिस्सा है, बिल्कुल, जो कि फील्ड में भी आके काम करती हैं, जो कि ऐसे काम करती हैं जिनके बारे में सिर्फ आप आदमियों को सोचते हैं कि मेन कैन ओनली डू दिस, लाइक फॉर इंस्टेंस मिलिट्री, पुलिस फोर्स, ये जो जहां स्ट्रेंथ आपकी काम आती है। क्योंकि जनरली खवातीन को सिन्फ नाजुक में शुमार किया जाता है, जो कि बड़ी गलत बात है वो भी, क्योंकि हर जो है उंगली बराबर नहीं होती। एवरी वन हैज देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस और कोई फॉर्मूला नहीं है।
सो जहाँ सेरिब्रल बात होती है वहाँ स्ट्रेंथ की बात भी होती है. सो सेलिब्रेशन ऑफ पीपल इन जनरल होना चाहिए. मुझे लगता है कि जेंडर वॉर जो है ना अब इसको खत्म हो जाना चाहिए. शुड बी अ थिंग ऑफ द पास्ट. बट इट्स नॉट. आई थिंक यही वाली बात है कि ये होना चाहिए लेकिन ये होता नहीं है. जबकि हमारे पास इतनी मिसाल है, हिस्ट्री में इतनी मिसाल है ख़वातीन की जिन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें की हैं, इतना काम किया है, लेकिन आज भी वो कॉन्वर्सेशन हर थोड़े अरसे के बाद वो अच्छा. और वो मुझे हैरत इस बात की होती है, ऐसे सोर्सेज से आती है जो खुद मिसालें हैं. हाँ, बाज़ औक़ात जो औरतें खुद काम कर रही होती हैं वही ऐसी बातें कर रही होती हैं. और मुझे नहीं पता, देखिए हमें ऑब्वियसली हर औरत को फील होता है कि मुझसे जो है ना, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है. हमने बच्चों को भी संभालना होता है, घर को भी टाइम देना होता है, फिर हम जब काम भी कर रहे होते हैं तो बहुत बटे हुए होते हैं. औरतें बड़ी बटी हुई होती हैं, उनका स्केड्यूल जो है वो बड़ा बटा हुआ होता है. तो ऑब्वियसली अगर कोई औरत ये कहना चाहती है कि भाई मेरी जिंदगी में जो मर्द हजरात हैं, हाँ, वो भी हमारा हाथ बटाएं, वो कहना एक अलग चीज होती है. बिल्कुल. लेकिन औरत को जो है ये कहना कि हाँ तुम्हें काम ही नहीं करना चाहिए, आई थिंक वो एक अलग बात होती है. और दोनों चीजें दे डोंट हैव टू बी ऑन द सेम पेज. दे डोंट हैव टू बी, होते भी नहीं है. और अगर हम इस बात को रोल रिवर्सल कर लें, देयर आर सो मेनी मेन जो कि सिंगल हैंडेडली बच्चों को रेस कर रहे हैं, जो घर में खाने भी बनाते हैं, बच्चों की वो सेलिब्रेट किया जाता है, उनको किया जाता है. बिकॉज उनको खवातीन भी सेलिब्रेट कर रही होती है और उनको दूसरे मर्द हजरात भी सेलिब्रेट करते हैं. हम कहाँ मार खाते हैं कि हम खवातीन होने के नाते ही हम अपनी साथी खवातीन को सेलिब्रेट नहीं करना चाह रहे होते. अच्छा, मैंने एक कॉमेडियन का एक स्टैंड अप देखा था, बहुत फनी थी. शी वाज एक्चुअली बीइंग फनी अबाउट इट. तो उसने बोला, उससे पूछा कि आप एक इंडिपेंडेंट वुमन है. कहती है मैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती हूँ बट आई एम अ वीक इंडिपेंडेंट वुमन. तो उससे पूछा, थी वो धानपान से, तो उससे पूछा आप वीक इंडिपेंडेंट वुमन अपने आप को क्यों कह रही है? कह रही है मैं बनना चाह रही हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा कि मैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बनूं. हाँ, तो मैं अभी वीक हूँ. और वो इसलिए कह रही थी क्योंकि वो काम ढूंढ रही थी, काम के मसले मसाइल चल रहे थे, हो नहीं पा रहा था. कभी कभार देखे जैसे मंशा की क्या पढ़ाई है, मेरी क्या पढ़ाई है, हम लोग एक अलग जुमरे में निकल गए हैं. बिल्कुल ठीक है. तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि इट्स एन इंडिविजुअल थिंग. अब कुछ मैंने देखा खवातीन जो घर बैठे, जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की हुई, लाइक उनका कोई स्कूलिंग नहीं है, बट वो अपने घर में कॉटेज इंडस्ट्री लगा के बैठी है. कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है जो घर बैठ के काम करने वाली होती है, जिसमें खाना पकाना भी होता है, कपड़े बनाना होता है, सीना होता है, एम्ब्रॉयडरी होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं. और जैसे जालिम और नादिया पहले जिक्र कर भी रहे थे कि हमें इस बात का इल्म है कि जो कितनी सारी लड़कियां जो हमारी इंडस्ट्री में आई हैं, उन्होंने अपनी फैमिलीज को कितना सपोर्ट किया है. आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने अपने भाइयों की शादियां कराई हैं, उनकी तालीम मुकम्मल कराई है, माँ बाप को घर, सोनिया ने अभी सोनिया हुसैन हो गई, मावरा अपनी अम्मी अबू के लिए घर बनवाया, एमन मिनाल हो गई. ये सारी वो खवातीन मिसाल हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत शोहरत और इंस्पिरेशन बनी है बहुत सारे लोगों के लिए. और वो उन्होंने अपने घर बार, वो बड़े प्राउडली बोलती है मंशा, इट्स अ साइन ऑफ प्राइड. बिल्कुल, कि आप अगर केपेबल हैं तो जहां अगर आपको समझा जाता है कि आप नहीं कर सकते, जहां और आप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको सराहना बहुत जरूरी है. और मैं यही बात कर रही थी जो हम नादिया से बात कर रहे थे, और क्योंकि टाइम बहुत कम होता है ना नाजरीन, तो थोड़ी बातें रह जाती है. बिल्कुल, कि जब आप कुछ करने के लिए निकलते हो ना, और हम जैसे टीवी के सामने होते हैं और लोग अक्सर हमें देखकर ये बोलते हैं आपके कपड़े बड़े अच्छे थे, आपका मेकअप बहुत अच्छा था. और मैं ये कह रही थी कि लोग जो है मुझे मेरी कहीं भी बातों को भी रिपीट कर रहे होते हैं. तो हमें तो बल्कि मिसाल बनना चाहिए, हमें तो इन चीज़ों की मिसाल आपके सामने लानी चाहिए. कितनी सारी लड़कियां इंस्पायर्ड होती हैं, आपको पता है, अगर आप कोई ट्रैवल करती हैं तो पीपल कम टू यू एंड आस्क यू कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, यू नो. बिल्कुल, बिकॉज और अब इमेज जो बाहर मुल्क जाता है ना, वो बहुत अच्छा जाता है. वो मुझे लगता है यहाँ के लोग ये बात नहीं समझते कि जब आप इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं तो उसका बाहर इमेज क्या जा रहा होता है, कि ये किस किस्म के लोग हैं, इन्होंने अपनी औरतों को जैसे बिल्कुल घर में बिठाना चाह रहे हैं. ये अच्छा इमेज नहीं है. बाहर मुल्क हम जब जाते हैं जाले, तो कितने सारे और लोग आते हैं, दूसरे ममालिक के लोग आते हैं और हमें कहते हैं हमने आपको टीवी पे देखा है और हमें ये नहीं पता था कि पाकिस्तान ऐसा है और ये है और वो है और आप लोगों का फैशन ये है. और तो बहुत अच्छा है कि इमेज जाता है. ये लोगों को एक आपके जो कल्चर के बारे में पता चलता है, उनको अच्छी बातें लगती हैं ये कि जो वहाँ की खवातीन है वो एम्पावर्ड है, वो एनलाइटेंड है. दैट्स अ गुड थिंग. और एम्पावर्ड और एनलाइटेंड का मतलब ये नहीं होता कि जो लोगों के एक ही चीज़ लोगों ने सोची हुई होती है. अच्छा, मैं हमेशा इस बात को जो है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि इसकी डिमार्केशन करूँ कि हम सिर्फ उन लोगों को सराहना जानते हैं जो बाहर जाके किसी न किसी काम में फौकियत हासिल करें. लाइक कोई प्रोफेशन है, कोई डॉक्टर हैं, कोई खातून डॉक्टर है या कोई मेल डॉक्टर है,
अब ये हमारे कल्चर का अलमिया है कि हमें एक ज़माने में पढ़ाने की बात जब होती थी तो 4 प्रोफेशन थे जिनके ऊपर हमारा रुझान होता था, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। एक होता था डॉक्टर, एक होता था इंजीनियर और एक होता था चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोई एक और प्रोफेशन को आप ले लीजिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को अब हमने पीछे छोड़ दिया है। अब बहुत सारे और प्रोफेशंस आ गए हैं जो आसान भी हैं करने के लिए फॉर एवरी वुमन एंड मैन। इस वक्त हमारे पास कोई मौजूद है मंशा? हाँ, हमारे पास है महविश कमास है इस्लामाबाद से, जो हमें पीएम के जो रमज़ान पैकेज उन्होंने अभी रिलीज़ किया है 20 अरब का, उसके बारे में ज़रा बताएंगे महविश। जी बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये फैसला किया गया है कि इस रमज़ान जो है वो रमज़ान पैकेज दिया जाएगा, आवाम को रिलीफ दी जाएगी और 40 लाख जो ख़ानदान है पाकिस्तान में उनको रमज़ान पैकेज दिया जाएगा और इस सूरत में हर ख़ानदान को जो है वो 5,000 रुपये देने का फैसला किया गया है। ये जो तरीक़ाकार है इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगी। वैसे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है या पंजाब के या गवर्नमेंट के जिस तरह प्रोग्राम है जिसमें लोगों की मदद की जाती है, उनको पैसे दिए जाते हैं, तो अगर आप उसमें शामिल है तो आप इस प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो 5,000 रुपये मिल रहे हैं आपको नहीं मिल सकते। इसका तरीकाकार ये है कि आपको अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो 9999 और 8070 पर जो है उसको SMS करना है और वहाँ उस आपको पता चलेगा कि क्या आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको ये पैसे जो है 5,000 अब मिल सकते हैं या नहीं। तो उसके बाद फिर पता चलेगा। अगर आपने इसकी रजिस्ट्रेशन भी करानी है तो इनके वेबसाइट्स है गवर्नमेंट के, वहाँ पर आप जाकर अपना ID कार्ड दे सकते हो, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर उसके बाद देखा जाएगा, आपकी तफसीलात देखी जाएगी, उस शनाख्ती कार्ड के जरिए फिर आप जो है उस प्रोग्राम में ऐड हो सकते हैं और जो ये पैसे दिए जाएंगे 40 लाख खानदानों को तो आपको जो है वो मिल सकते हैं। ये एक तरीका कार है। जो बाकी प्रोग्राम्स में शामिल है उनको ये पैसे नहीं मिल सकते, लेकिन जो नहीं शामिल वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा गया है कि जल्द अज जल्द इसको आवाम को जो है वो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी जो तकरीबन जो रकम है वो 22 अरब के करीब जो है वो पहुँचती है। तो तकरीबन इस 22 अरब इसका खर्चा आएगा और 40 लाख खानदानों को जो है वो ये मिलेगा। अगर इसका अंदाज़ा लगाया जाए तो कोई 2 करोड़ के करीब लोगों को जो है वो इस बार रमज़ान पैकेज से जो है वो फ़ायदा है। थैंक यू सो मच महविश। इसी बात पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान कहीं मच जाएगा। हजरत खदीजा मक्का की एक मोअज़्ज़ज़, मालदार और आला नस्ब खातून थी जिनका ताल्लुक अरब के कुरैश कबीले से था। वो हुस्न सूरत और सीरत के लिहाज से ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी। उन्होंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारती कारोबार में शरीक किया और कई मरतबा अपना सामान तिजारत दे के बैरून मुल्क भेजा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजराना हिकमत, दयानत, सदाकत, मेहनत और आला इखलाक से इतनी मुतासिर हुई कि आपने रसूल अकरम को शादी का पैगाम भिजवाया, जिसको रसूल अकरम ने अपने बड़ों के मशवरे के बाद कबूल फरमाया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून थी और इन्हें उम्मुल मोमिनीन अव्वल होने की सादत हासिल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक आपके मकाम और मर्तबे के बारे में मुतादिद रिवायात नकल हुई हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं 365 न्यूज़। हम हैं जहाने रमज़ान पे और आज हमने बड़ी गुफ्तगू की है विमेन इन बिजनेस को लेके और इसी हवाले से हमारे साथ 2 गेस्ट हैं आज हमारे स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, साइमा सिद्दीकी हैं जी और फराज सलीम भी मौजूद है यहाँ पे। और क्योंकि हज़रत खदीजा के हवाले से, उनके विसाल के हवाले से आज हम दिन बनाते हैं, तो क्यों ना उनकी जो एक खसलत थी ऑफ बीइंग एन अमेजिंग बिजनेस वूमन और उन्होंने अपनी मिसाल कायम की थी और वो पहली मिसाल थी जिसकी पैरवी करते हुए हम लोग सब आज यहाँ मौजूद। बिल्कुल ऐसे ही। तो सबसे पहले तो आप दोनों को आज 10वां रोजा है, बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक और हमारी पूरी टीम की तरफ से रमजान मुबारक हो। बिल्कुल। अच्छा, आपका है एक प्रोडक्शन हाउस है आपका और आप जो है ब्राइडल ड्रेसेस, आपका स्टूडियो है, आप ब्राइडल ड्रेसेस डिजाइन करती हैं और बेचती हैं। मैं पहले सवाल आपसे करूंगी, तो कब शुरुआत की आपने और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? हाँ, शुरुआत ऐसे हुई कि बेसिकली जो मैं सूफी कलाम प्रेजेंट करती हूँ माशाल्लाह, और एक इनिशिएटिव था जिसमें मेरी फाउंडेशन थी, उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स को, यूथ को हम लोग जो है वो कुछ क्लासेस दिलवाते थे। तो वो ग्रेजुअली वो सिलसिला चलता रहा और इस तरीके से एक कारवां बन गया और आज वो प्रोडक्शन का जो है वो एक शक्ल इख्तियार
प्यार कर गई है। क्योंकि उसकी रीज़न यही है कि जब आप कोई एक स्टेप लेते हैं ना, बीइंग अ विमेन अगर हम बात करते हैं, आप सब भी माशाल्लाह एक डेजिग्नेशन पर हैं सब कुछ, तो मैं ये बात कहना चाहूँगी आपके प्लेटफॉर्म से कि हमारे घर की जो बच्ची है ना, ये लड़की है, उसके अंदर बड़ा एक टैलेंट है। ये आपको अपने घर से जो है वो मिलती हैं चीज़ें, चाहे वो कोई भी तरबियत है, कुछ है, किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में आप नहीं सीख सकते जब तक आप घर से आपको तरबियत ना मिले। तो ये जो प्रोडक्शन हाउस जो हुआ वो समझे एक घर से ही स्टार्ट हुआ, घर के ही लोगों को लिया, टैलेंट बढ़ता गया और आज माशाल्लाह से एक सिलसिला बन गया। तो जितने भी जो यंगस्टर बच्चे हैं वो आते हैं अपने एक ऑडिशंस देना सब कुछ। तो हर किसी, जैसे आजकल हमारा एक सिलसिला है रमज़ान का, तो रमज़ान में ये फर्स्ट टाइम मैं करवा रही हूँ अपने प्लेटफॉर्म से ब्लाइंड्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना, कि जिसमें उनकी जो आवाज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुझे पता नहीं चला और वो सिलसिला ऐसा बढ़ता जा रहा है कि रोज़ाना इतनी सबकी रजिस्ट्रेशन होती हैं। तो एक्सीलेंट, मैं कहती हूँ इनिशिएटिव लेना चाहिए आपको। तो ये आपका जो प्रोडक्शन हाउस है ये किसी रेडियो के लिए काम करता है? ओवरऑल मतलब तमाम तरह, अभी रेडियो पे तो मेरा समझे ये एज ए आरजे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताना चाह रही थी बिकॉज हमारी शुरुआत में नाज़रीन जब हम ब्रेक पे थे तो इनसे यही गुफ्तगू हो रही थी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है ये बात कि बहुत सारे पहलू हैं हमारे इस बिजनेस के जो निगेट हो जाते हैं। वो बिल्कुल आरजेज वाली जो कहानी आप देखिए ना, मैंने कभी, क्योंकि मैं एज ए होस्ट मैंने कॉर्पोरेट की इवेंट्स करती हूँ, डिफरेंट सिटीज में जाना होता है तमाम तरह शोज में, लेकिन जो आरजे का एक्सपीरियंस है ना अनबिलीवेबल, मतलब हवा के दोष पे सब मेरे साथ हैं, मतलब सब कनेक्ट हो चुके हैं और इस तरह से जो डेली वो लोग वेट कर रहे होते हैं उस टाइमिंग पे, कॉल्स आती हैं, तो आपका एक रिश्ता बन जाता है। और ये वो रिश्ता होता है, मैं समझती हूँ कि जो आप अगर जो आप बिजनेस जो स्टार्ट करती हैं खवातीन, मैं उनसे कहूँगी कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप सिर्फ स्टेप लें, फिर देखें आपके रास्ते कैसे बनते हैं। और ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की मंशा कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपनी चीजों को पॉलिश करते, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, दैट कम्स फ्रॉम होम। ये आपको के आपके घर के लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपको वो हौसला अफजाई होती है, आपको हिम्मत मिलती है। और बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंस मिला ना, एक मेरे साथ इंसिडेंट भी हुआ, 6 मंथ में व्हील चेयर पे थी, मेरा एक राइट लेग पे मेरे रॉड लगी हुई है, हाँ एक्सीडेंट हुआ था। तो वो 6 मंथ जो मेरे थे ना, वो मुझे और मजीद मुझे जो है वो स्ट्रॉन्ग करके चले गए, क्योंकि वो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मैंने बैठना नहीं है, काम मैंने करना है अपने ओन पे। तो जो खवातीन ये समझती हैं कि हम किसी के मोहताज बन के बैठे, आप कभी भी नहीं, मैं इस बात पे कहना चाहूँगी आप दोनों के तवज्जुह से, बल्कि जो आपका प्लेटफॉर्म है कि आप इतनी स्ट्रांग है ना, अगर आप चाहें जो एक नई जिंदगी को दुनिया में ला सकती है ना, वो बहुत कुछ कर सकती है। तो अल्लाह ताला ने जब आपको इतनी हिम्मत दी है कि आप रहमत बनकर आई हैं और जन्नत लेकर जाएंगी पाँव के नीचे, क्या खूबसूरत बात है। फराह, इसी जो जज्बा इन्होंने दिखाया है और बताया है, उस जज्बे के तहत आप बताना चाहेंगी आपका जर्नी आपकी एज अ बिजनेस वुमन कैसे शुरू हुई? जिस वक्त आप यहाँ पे आई हुई हैं, आप सबसे अपने बिजी टाइम पे यहाँ पे आई हुई हैं, सारी शादियाँ जो है वो ईद के बाद ही होंगी, तो आपने कैसे टाइम निकाला है? शादियाँ भी और रमजान में भी एक सर्टेन तरीके के कपड़े होते हैं और ईद के होते हैं। जी, प्लेटफॉर्म से मैं उन तक पहुँचा सकूँ, ठीक है ना। अब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी शादी मतलब फौरन ईद के बाद है, तो मैं चाह रही हूँ कि उनको ये पता चलना चाहिए कि हमारा जो ब्राइडल स्टूडियो है, ना सिर्फ ये कि उनको प्रोवाइड कर रहा है कि वो सेल पर, मतलब सेल हम कर रहे हैं या वो बाय कर सकते, वो रेंट आउट भी कर सकते हैं। हम लोग ड्रेसेस को मतलब रेंट पर भी दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ड्रेसेस जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना, जिनकी लाखों तक रसाई नहीं है, लेकिन ये है कि वो हजारों में रेंट पर ले सकते हैं, तो उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बहुत अच्छा है, जो मुझे अब तक रिस्पांस आया है। तो ये शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, बेसिकली देखिए, मैं फॉर्म डी ग्रेजुएट हूँ, एज ए डॉक्टर समझ लें, लेकिन मैंने फर्म में जॉब भी किया है, बट आफ्टर मैरिज मेरा बेबी होने वाला था, तो मैं बिल्कुल फ्री थी। आई वॉज लाइंग ऑन माई बेड एंड मैं क्या करूँ, मैं बहुत बहुत फ्री हूँ, मतलब जॉब में नहीं कर सकती। मैं बहुत फ्री हूँ, बहुत फ्री हो गई हूँ, मुझे कुछ चाहिए अपने जहन को। ये मेरी स्टेटमेंट होती है, मैं 5 मिनट कुछ नहीं कर रही होती, मैं मेरा ये फारी हो गई हो रहा है, जिंदगी में कुछ करना चाहिए, मतलब मुझे बैठा नहीं जाता कि मैं क्यों ऐसे बैठी हुई हूँ। तो बस पता नहीं क्यों कहाँ से ये जहन में आ गया, क्योंकि अपना शायद शादी का जोड़ा रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि क्यों ना ऐसे ड्रेसेस जो लोगों के पास बस फ्री हैं, उनकी शादियां हो गई, अब उन्होंने क्या करना है उसका, तो मैं उनको सेल करवाती हूँ। सो मैंने ये अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया कि मेरे माइंड में ऐसा है, उन्होंने बोला कहाँ तुम्हारी फील्ड जो है वो डॉक्टरेट की है और कहाँ तुम ये सब सोच रही हो। आई सेड नो यार, मैं बच्चे के साथ तो जॉब नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमारी फर्म में तकरीबन 7-8 घंटे की जॉब होती है, तो इतना टाइम मैं नहीं दे सकूंगी।
सो मैंने और आपने ज़हनी तौर पे वैसे ही फैसला कर लिया, मतलब वो करना चाहता है तो वो कर भी सकता है। उसकी वजह ये है कि मैं अपने बच्चों को मैं नहीं चाहती थी मैं ऐसे ही छोड़ दूं बस। उनकी अपब्रिंगिंग मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत अर्निंग और दूसरी चीजों के। एवरीवनस ओन प्रोब्लेम। जी बिल्कुल। तो फिर मैंने फेसबुक पर एक पेज रन करना स्टार्ट कर दिया कि यूज ड्रेसेस को हम सेल आउट करेंगे। अच्छा, वैसे शादी के ड्रेसेस बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे। तो ये आपका आइडिया बहुत अच्छा है। और बाज़ औक़ात क्या आप नहीं पहनते वो फिर से? देखिए आपने अगर अभी शादी की 5 साल के बाद आपने जो आउटफिट लिया, आप 2 लाख का 3 लाख का, लाखों से कम का तो नहीं होगा, वो फैशन में ही नहीं है। अब तो फैशन ही चेंज हो गया। बिल्कुल। तो फिर उसका क्या? फैशन भी चेंज हो गया, मेरा तो खराब हो गया खराब हो गया, उस पर जंग लग गया। अच्छा मंशा, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी कि बाज़-औक़ात क्या पहना ही नहीं जाता। हाँ जी बिल्कुल। अब जैसे मेरा 1 ईयर में ही मुझे था, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो डेफिनेटली आपकी शेप, आप पे हर चीज वो चेंज हो जाता है। तो मुझे वो फिटिंग नहीं आ रही। तो मैंने अगर आप सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, लेकिन इसी पे मैं आगे कंटिन्यू करते हुए कहूंगी कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके घर में किसी और की शादी, आपकी भाभी की शादी, आपकी बहन की शादी, अगर आप वो जोड़ा पहन ले तो फिर लोग ये भी कमेंट करना शुरू हो जाए दुल्हन से ज्यादा पहन लिया। दुल्हन से ज्यादा तैयार तो बहनों के आगे। हालांकि मुझे ये कहा गया था, मुझे ये कहा गया था कि तुम पहन लेना, बट ऑब्वियसली आपका शादी का जोड़ा एक सर्टेन तरीके का बना हुआ होता है जो दुल्हन का होता है, तो आप किसी और के उसमें कैसे पहन? अच्छा वैसे किसी और को डाउन करने वाली भी बात है, मैं कहती हूँ आप क्यों पहन रहे हैं? बट आपका आइडिया बहुत अच्छा है कि आप जो है रेंट आउट करते हैं, बिकॉज बहुत सारे अक्सर औकात जो है ना लोग इसीलिए लोन लेते हैं बिकॉज वो शादी के जोड़े इतने महंगे होते हैं कि वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख का अगर आप लेने के लिए जाओ जोड़ा, तो आपका आधा बजट जो आपने शादी के लिए रखा होता है वो उसमें निकल जाता है। और सिर्फ वो एक दिन पहनने वाली चीज। मैं इनकी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि घर से आप स्टार्ट करते हैं ना, तो मैंने यकीन करें घर में तो ठीक है, लेकिन मैंने वो ये हवाओं में शायद बात करने की बात कर रही थी, तो हवा के दोष के साथ, लेकिन मैंने ना मेरी आवाज ना मैं सिर्फ मेरा एक पोस्ट फेसबुक पर एक पोस्ट डालना, एंड आई वाज वेटिंग मैंने कहा क्या यार कब रिस्पॉन्स आएगा। बिलीव मी, जब पहला एक मैसेज आया तो आई वाज लाइक यस ये वर्क करेगा, ठीक है। और वो सिर्फ सेलिंग। और हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, तो आप देख रहे हैं जहान रमजान, जल्दी से वापस आएगा, कहानी और सुननी है हमने। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जहान रमजान और मैं और मंशा इस वक्त हमारे लोगों को मिलकर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आपने जहान रमजान का लोगो देखा है, प्लीज अगर कोई कैमरा जो है वो फोकस करे पीछे जहान रमजान कलर्स। अच्छा मैं और जाले अगर मिल जाए ना, मेरा ये रंग और ये पिंक, तो हम जहान रमजान का लोगो यहीं पे रंग है, यही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान हैं यहाँ पे, और आप फराह हमें अपनी कहानी सुना रही थी, तो जरा उसको कंप्लीट करिएगा। कुछ याद है आपको कि क्या बात कर रही थी? वही मेरी कॉल कर रही हूँ। आप शायद अपने काम के हवाले से बात कर रही थी कि मैं बहुत फारिग थी, बहुत फ्री थी और मैंने सोचा कि मैं ये फेसबुक पे डाला और फिर मैंने वेट किया। ठीक है, अब वो वेटिंग के बाद क्या हुआ? वेटिंग के बाद जब फर्स्ट मैसेज आया तो बड़ी खुशी हुई कि जब कोई हम काम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स आ रहा है ना। तो एनीवेज मतलब मुझे 2 साल ऑनलाइन मैंने इस तरह से वर्किंग की कि किसी का ड्रेस था, लिया, सेल आउट करवा दिया। अच्छा मेरे पास इतने नहीं थे कि मैं उन्हें खरीद के रखती और फिर उन्हें सेल करती, तो मैंने इस तरह से किया। आपने दे दिया अपना ड्रेस, जी मेरा ये सेल करवा दें, सो मैंने वो किया। अच्छा 2 साल में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई, बेबी भी था, डेफिनेटली थोड़े से इश्यूज हुए, लेकिन ये था मैंने उसे कंटिन्यू किया कि मैंने करना है। और मेरे अंदर जो 2 चीज़ें थी, एक ये कि मैंने लोगों को किसी ना किसी तरीके से फैसिलिटेट करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये था कि मैंने कुछ करके दिखाना है। मतलब मैं फिलहाल जॉब नहीं कर सकती, तो आई हैव टू डू समथिंग कि लोग कहें कि वाओ इसने कर दिखाया। तो ये 2 चीज़ें थी मेरे माइंड में। तो खैर करते करते फिर मुझे ये हुआ कि मैंने वो होम बेस्ड कर लिया, ऑनलाइन से मैं होम बेस्ड पर आ गई। अब अपॉइंटमेंट्स भी आप लेती हैं, अब आपसे बराह रास्त बात भी हो सकती है जी। अपने ही रूम में फिर मैंने एक सेटअप किया, कुछ ड्रेसेस हैंग किए, फिर अपने पैसों से जो मैंने अर्न किए थे, मैंने किसी से पैसे लिए नहीं, लेकिन अपने ही पैसों से उनको इनसर्कल करती गई 1 2 3 4, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो होम से मेरा एक ब्राइडल स्टूडियो की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह।
हाँ सॉरी मैं अजारे इससे ही कनेक्ट करते हुए मैं एक प्रोवर्ब है अंग्रेजी का जो अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। अब आपने देखे बहुत लोग कहते हैं कि मुझे ये मिल जाए तो मैं बिजनेस करूं, मुझे वो मिल जाए तो मैं बिजनेस करूं। आपने शुरुआत ऑनलाइन की, फिर आपने अपने घर में ही एक सेटअप रखा और फिर आपको ब्राइडल स्टूडियो मिला। मतलब आपने स्टेप बाय स्टेप लिया, आपने ये नहीं सोचा कि अपने आप को खुद फैसिलिटेट किया, खुद फैसिलिटेट किया। अच्छा मैं साइमा से पूछना चाहूंगी, ठीक है साइमा, ऐसे कोई ड्रेसेस हैं आपके पास जो आप, क्योंकि हमारे पास हैं, मैं तो ढूंढ रही थी किसी को, बल्कि मुझे सेल आउट भी नहीं करने, मैं देना चाहती हूँ कि अगर कोई इस्तेमाल कर सकता है और आपके तवज्जुह से कोई इस्तेमाल करना चाहता है प्लीज, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रोफेशन का हिस्सा है कि हमें बहुत सारी चीजें जो है वो मिल भी जाती है, तो किताबें भी मिलते हैं। ऐसे भी आते हैं मैम प्लीज हेल्प कर दें, चलिए हमें ज्यादा नहीं 5000 में कोई रेंट पे दे दे, तो मैं उनके लिए भी रखती हूँ, 4000 5000 में भी दे दूँ, चले कोई इशू नहीं है ना। मैं यही चाह रही हूँ कि लोगों को एटलीस्ट मैं अवेयर कर सकूं कि आपको ऐसा नहीं है कि लाखों और हजारों में ही शादी कर सकते हैं, ठीक है, आप कुछ चंद में भी कर सकते हैं। और कुछ हमारे ऐसे ड्रेसेस जो हम रेंट आउट कर चुके हैं, यूज हो चुके हैं, हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी देने को तैयार है। साइमा आप कुछ कहने वाली थी जी? मैं बिल्कुल ये बात कर रही थी कि जो ये हम बात कर रहे हैं कि इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं, ये वाकई रख दिए जाते हैं। अगर आप ये देखिए कि एक बच्ची की शादी जो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ जो लोग कनेक्ट हैं, मैं बहुत सारी ऐसी बच्चियों से रिलेटेड हूँ जिनकी हम शादियां भी करवाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे, बल्कि आप देखिए ना आपके तवज्जुह से कुछ ऐसे रिलेशंस जो है वो एक कनेक्ट हो गए, बिल्कुल हो गए, तो ये चीज होती है, ये एक कनेक्टिविटी होती है जो शायद किसी के वसीले से आपको मिल जाए। तो बहुत सी बच्चियां ऐसी है जो आप एक ड्रेस लेते हैं ना, उनकी पूरी शादी उसमें हो जाती है। बिल्कुल। और इस चीज का मैं यही कहूंगी कि आप जितना हो सके सिंपल एक चीज लें, जो निकाह है, जो तमाम तर चीज है, उसको जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस चीज को और ज्यादा एनालाइज करके लोगों में और बहुत ज्यादा फिर बल्कि एक चीज और बल्कि कहना चाहूंगी कि ज्यादातर जो है वो लोन लेके भी लोग शादियां कर रहे हैं, जी हमने दिखाने के लिए। बिल्कुल, तो ये चीज जो है ना, मैं कहती हूँ जितना आपके पास एक्सेस हैं उसमें रहते हुए आप उस बच्ची को अपने घर की कर दें, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से हमारा जो हम इस्लाम की भी बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, तो वहां तो देखिए ना क्या था, मतलब उन्होंने तो अपने काम से अपने आप को मनवाया ना जी। उन सब चीजों से जो लग्जरीज हैं, जो ओवरऑल चीजें, उन सब से तो नहीं मनवा सकते आप। बिल्कुल, वो तो आपने बस उस वक्त ऑन ड्यूरेशन आपने किया एंड दैट्स इट, उसके बाद सब चीजें वाइंड अप हो जाती हैं। असल चीज तो बाद की जिंदगी शुरू है, तो जो बाद में आपने अपनी बच्ची को देना है वो चीज दें, बजाय इसके कि बहुत ज्यादा सब, क्योंकि उसमें क्या होता है जो बच्चियां वहाँ मतलब इन्वाइट हुई होती हैं, आती हैं, फिर उनकी सब चीजें बढ़ जाती हैं कि काश मेरी शादी में भी ऐसा हो, तो वो चीज फिर जो बेरा रवि का शिकार होती है ना, तो वो समझते हैं कि अगर आप खुद अगर एक इनिशिएटिव लेते हैं तो ये सबसे अच्छी बात होती है जिंदगी में। अच्छा मेरा एक सवाल आप दोनों से है कि आपने अपना काम खुद शुरू किया है, तो इसमें कोई ऐसा वक्त आपने फेस किया जिसमें आपके साथ कोई इतना मुश्किल वाकया पेश आया हो कि आपने 2 मिनट के लिए अपनी इसी डिसीजन को क्वेश्चन किया हो या सोचा हो कि शायद मैं मतलब मैं नहीं करना चाहिए था, या कोई ऐसा वाकया अगर आप हमारे साथ जो भी मुश्किलात आपने फेस की हो? बिल्कुल मेरे साथ हुआ था। और मैंने जो बताया कि जो इंसिडेंट था कि मैं 6 मंथ व्हील चेयर पर थी, उस वक्त मुझे सबने कहा कि अब तुम थोड़ा सा जो है वो रेस्ट लो और उसके बाद फिर देखना। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे इतनी हिम्मत है कि मैं व्हील चेयर पे काम कर सकती हूँ और मैं आगे बढ़ूंगी। और मैं गई और मैंने ऑनलाइन भी जो है वो लोगों को क्लासेस भी दी, उनको मोटिवेट किया। हमारी यूके की ट्रांसमिशन होती है रमजान की जी, तो मैं पाकिस्तान से करती थी शो और वो वहाँ यूके से होती थी। मैंने अपनी ट्रांसमिशन भी नहीं होल्ड की, मैंने वो काम किया, व्हील चेयर से किया। किसी को पता नहीं था नीचे क्या हो रहा है, मैं सिर्फ ऐसे बैठी होती थी। और 6 महीने मैंने 6 मंथ मैंने काम किया। तो मैं ये कहूंगी कि आप हिम्मत ना हारें, आपके अंदर अल्लाह ने बड़ी ताकत दी और विल पावर जो होती है ना वो आपको स्टैंड बाय कर देती है। नो एब्सोल्युटली। और आप किसी पे डिपेंड ही ना करें कि कोई है तो आप आगे बढ़ सकती हैं, आप खुद हैं तो आप आगे बढ़ सकती हैं। बहुत अच्छी बेशक। और अगर कोई आपके साथ है तो ये एडिशनल बात है, एडिशनल बात है। वो भी आपकी ब्लेसिंग है ना कि अगर आज के दौर में आपको कोई ऐसा साथ मिलता है कि हाँ ठीक है हम आपके साथ हैं या कुछ भी, तो वो आपको मोटिवेट भी करते हैं और आगे बढ़ने की एक हौसला हिम्मत मिलती है। तो तकलीफ आपकी अपनी है, खुशियाँ सबकी हैं। क्या खूबसूरत बात है। पर आप भी बताइए। अच्छा देखिए, ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना बड़ा कोई हादसा या ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई जो रुकावट बनी हो, लेकिन आपको पता है कि आसान तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, ज़िंदगी आसान है ही नहीं ना। लेकिन एक ऐसा वक्त आया था कि जब मेरी बेटी थी छोटी, और मतलब वही बात है कि मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि शायद इतना मेरा किसी ने
उस तरह से साथ दिया हो कि जिस तरह से मैं काम करना चाह रही थी। बस सबको पता था फराह काम कर रही हैं, ये नहीं पता बस ठीक है कैसे कर रही हैं, क्या कर रही हैं। तो एक वक्त था ऐसा कि बहुत मुश्किल हो गया था 2 बच्चों के साथ इस चीज़ को मैनेज करना, क्योंकि मैं जब मेरा होम बेस था मैं खुद ही उसको पैक करना, खुद ही ड्रेसेस को मेंटेन करना, खुद ही सेट करना, वो सब मेरे ही हाथ में था। हाँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे और बहुत सपोर्टिव हैं कि सम टाइम वो मेरे लिए इलेक्ट्रिशियन भी बन गए जब मैं अपना कोई काम करवा रही होती थी, और सम टाइम वो मेरे लिए डिलीवरी बॉय भी बन गए, यू नो कि सम टाइम ऐसा भी आया। ठीक है, इस चीज़ ने यकीन करें मुझे रुकने ही नहीं दिया। हालांकि 2 बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल होता था, वो छोटे थे, लेकिन मुझे रुकने नहीं दिया। मैंने कहा जब वो इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों रुकूं। और मैंने ये था कि 1-2 मंथ के लिए बीच में थोड़ा सा स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था, लेकिन फिर कुछ हुआ कि नहीं मेरे क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम कुछ नया और लेकर आए ना, तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 5 इयर्स हो गए हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह। अब मेरा अपना जो स्टूडियो है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने मतलब कुछ नहीं था वहाँ से स्टार्ट किया था और आज इतना है कि मैं किसी को दे सकती। और आपके शौहर भी इस बात पे बड़ा गर्व फील कर रहे होंगे, करना चाहिए, ये नहीं पता कर रहे हैं या नहीं कर रहे होंगे। अभी तो वो देख रहे हैं। हाँ, अगर आपकी हेल्प करें, शौहर बाज़-औक़ात बोलते नहीं है ऐसे बातें। वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि कभी बोलते नहीं है। दोनों के शौहर हैं, हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, अच्छी तरह से पता है। अच्छा, अभी हम नाज़रीन जाएंगे जरा ग्रीस की तरफ। हमारे साथ हैं अंसार इकबाल, और जैसे कि मैं और जाले हमेशा कमेंट कर रहे होते हैं कि हम इस शो के जरिए से ना हम हर जगह घूम कर आते हैं। हाँ। तो हम जरा ग्रीस पे जाएंगे। अंसार इकबाल हैं, वो जरा हमें बताएंगे कि ग्रीस में रमजान किस तरीके से मनाया जा रहा है। जी, जैसा कि आपको पता है कि रमजानुल मुबारक की पुरनूर साइते बाबरकत महीना जो शुरू हुआ है, और इसी तरह यूरोप भर की तरह यूनान की तमाम मसाजिद में, कम्युनिटी सेंटर में, इस्लामिक सेंटर में जो अफ्तारियों का सिलसिला है वो जोरों शोर से जारी है। इसी हवाले से आज हम दारुल अमन पहुंचे और दारुल अमन के इंतजामिया के रुकन हमारे साथ मौजूद है मिर्जा रफाकत। हम उनसे पूछेंगे उनके क्या इंतजाम चाह रहे हैं। यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मुसलमान जो हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं वो दारुल अमन का रुख करते हैं, यहाँ पे आते हैं, वो अफ्तारी करते हैं। और चूँकि अफ्तार में हमारे साथ जो लोकल कम्युनिटीज़ है इसका ताउन होता है। हमारा जो मेन्यू है वो यहाँ पे खजूर, केले और उनके साथ पकौड़े और समोसे, और साथ में हमारी कोशिश होती है कि पुलाव वगैरह जो है ना वो बनाया जाए रोज़ाना की बुनियाद पे। जी, मेरे साथ अलामा साहब मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि उनका आज क्या मैसेज देना चाहते हैं। तमाम ममालिक और मसालिक के लोग आते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं और अपनी जान से बढ़कर उनकी खिदमत करते हैं जितना हमारे से हो सकता है, और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस मसाई को कबूल फरमाए। जी, जैसा कि आप देख रहे थे कि अलामा साहब कह रहे थे कि यहाँ जो तमाम मुस्लिम कम्युनिटी है, चाहे वो अरब हो, अफ्रीकन हो, पाकिस्तानी हो, एशियन हो, वो बिला तफरीक यहाँ आकर अफ्तारी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम आपको ये दिखाते रहेंगे मसाजिद में जाकर के क्या लोग किस तरह अफ्तार करते हैं। जी, थैंक यू सो मच अंसार, मैं सॉरी 2 नाम है उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। आपने हमें ग्रीस के बारे में बताया, वहाँ पे किस तरह से इफ्तार, बड़ा मजा आता है। पता है, मैं आपको भी यही शेयर करूंगी कि दुनिया भर में जब रमजान का यही तो ना यूनिफाई होते हैं हम सब। रमजान के महीने में इफ्तारी हो गई या सहरी हो गई या गहमा गहमी हो गई, शॉपिंग हो गई, जो अगले जो ना लास्ट 10 डेज में हो रही होती है। देखिए ना, लास्ट जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है अफ्तार के, हम करीब होते हैं। अक्सर जब हम ऑन रोड हैं या ड्राइव पे जा रहे हैं तो कितने लोग कनेक्ट हो जाते हैं कि किसी तरह से जो है वो लोगों को जो है वो अफ्तार करवाते हैं। जी, लोग खजूर लेके, पानी की बॉटल बॉक्सेस बना के ट्रैफिक की लाइट्स पे खड़े होते हैं कि वो आप कोई ऐसा ना हो कि वो भूखा चला जाए या उसका रोजा जो है वो मकरूह हो जाए। अच्छा, मैं आप दोनों से एक छोटा सा मैसेज इसी रमजान के हवाले से लेना चाहूंगी। अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने काम के बारे में, अपने बारे में बताना चाहे, बस जाते जाते। जी, पहले मैं बता देती हूँ। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जो लोग हमें देख रहे हैं और उनको ये कहूँगी कि आप अपने आप में बहुत कुछ हैं अगर चाहें। कहते हैं ना कि सोचें तो बहुत कुछ, समझें तो बहुत कुछ, वरना कुछ भी नहीं। ज़िंदगी में छोटे से इनिशिएटिव लें और आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को ओन करते हैं ना तो आपका मुल्क भी ओन होता है। जहाँ आप रहते हैं, इस जगह को, इस सिटी को, स्पेशली कराची को ओन करें और अपनी, क्योंकि ये आपका बिजनेस सिटी है। तमाम ओवरऑल अगर जगह से देखा जाए तो लोग यहाँ आते हैं, अपने आप को जो है मोटिवेट भी करते हैं और आगे प्रमोट भी करते हैं। तो अपनी जगह को ओन कीजिए और अपने आप को भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए राहें जरूर स्ट्रॉन्ग करेंगे। वेरी नाइस। अच्छा फरा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, हजरत खतीजा का दिन है आज, ठीक है, उनके विसाल का दिन है, उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट करने का दिन है। उनके हवाले से आप कुछ अगर मैसेज देना चाहें हमारी उन खवातीन को जो आपकी तरह बिजनेस में आना चाहती हैं या कुछ करना चाहती हैं। बिल्कुल,
देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जैसे कि हमारी सिस्टर ने कहा कि आप घर में सिर्फ बैठे ना रहें, आप बाहर निकलें। अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं ना, तो सिर्फ लगना नहीं चाहिए, आप वो करें भी, ठीक है। और करने के लिए आपको किसी के साथ की मैं नहीं समझती ज़रूरत है, बट ऐसा भी नहीं है। अगर आपके हस्बैंड हैं या फादर हैं, उनकी सपोर्ट और उनकी इजाज़त भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सरबराह हैं वो ना। और दूसरी बात ये कि देखें, मैं ये कहूँगी कि एक औरत की अगर शादी हो जाती है तो वो ये क्यों सोचती है कि मैंने बस घर में बैठ जाना है और मैं कुछ नहीं कर सकती। अब ऐसा नहीं है, आप घर से भी काम कर सकती हैं, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, मैं आपको अपने साथ मिलाकर आगे काम करवा सकती हूँ, मैं आपको काम दे सकती हूँ। तो डोंट वरी अबाउट कि क्या होगा, कैसे करेंगे। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप फिर भी स्टार्ट कर सकती हैं। सो गेट अप एंड जस्ट डू इट। वाओ, ये जो हमें मैसेजेस मिले हैं, हमें मोटिवेशन मिल गई है। मैं क्या और कर सकती हूँ मजीद? मैं भी सोचना शुरू हो गई कि मैं भी कुछ करूंगी, लेकिन ये सारी गुफ्तगू ना हम ब्रेक में करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। नाजरीन, 365 न्यूज देखते रहिए। हम हैं जहाने रमजान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जहाने रमजान ओनली ऑन 365 न्यूज। अभी हम जरा लाहौर की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं वकार कुरैशी जो इस वक्त लिबर्टी मार्केट में है, और दूसरी तरफ जमजम जो हमारी उनके पास हम वापस आएंगे। हाँ, लेकिन लिबर्टी मार्केट के दही बल्ले बहुत मशहूर है। क्या वही है वकार? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वकार। अब आवाज आ रही है आपको वकार? अस्सलाम वालेकुम वकार कुरैशी साहब। अच्छा, मुझे लगता है कि कुछ हमारी लाइन ड्रॉप हुई है। अगर जमजम हमारे साथ है तो हम जरा जमजम से बात कर लेते हैं। जमजम अभी लियारी में है, चाकीवाड़ा में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जमजम, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है, आपकी आवाज सुनकर तो बेहतर हो गया। ही आ गए हमारे साथ फाइनली। कैसे वकार आप? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक फिर से लियारी में मौजूद हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये लियारी का मीरा नाका इलाका है। यहाँ पर आज मैं आपको दिखाऊंगी जंगली फालूदा। फालूदे को नाम दिया गया है जंगली फालूदे का। आप देख सकते हैं इस वक्त इस पर आइसक्रीम डाली जा रही है। यहाँ पर फालूदा भी है, सेवइयाँ भी है, बादाम और इसके अलावा एप्पल जैम, स्ट्रॉबेरी जैम, जेली, सब कुछ जो है वो इसमें मिक्स किया जाता है। और आप देख सकती हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगी जरा कैमरा जूम दिखाइए। चेरियों का रश जो आगे है, बिठा दे। रश कितना ज्यादा है। अच्छा भैया, आप बताइए इसका नाम जंगली। मुझे एंकर की आवाज नहीं आ रही। वकार ने कहा पुरजोर आवाज में कि उनको हमारी आवाज नहीं आ रही। आप ये बताइएगा, आप ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया पहले हम लोग सादा शरबत बेचते थे, अब 3 साल हो गए जंगली फालूदा बेच रहे। इसमें सब कुछ आइटम में डला हुआ है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो इसमें ना हो। जो आम फालूदा 300 से 400 रुपए का है, वो यही फालूदा हम 100 रुपए का रमजान के लिए 1 महीने का खिदमत है आवाम के लिए। जबरदस्त आवाम के लिए खिदमत है कि 1 महीने के लिए ये फालूदा, ये देख रहे होंगे आप, ये चॉकलेट डाला जा रहा है अब इस फालूदे के ऊपर। और रश जो है वो लोगों का यहाँ पर बीतनी है। सिर्फ 100 रुपए में जो है ये एक थैली में, कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाएं, ये एक थैली 100 रुपए में यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर लोगों का इस वक्त जो है वो रश बहुत ज्यादा हो रहा है। खान साहब, आप बताइएगा, आपने यहाँ का फालूदा खाया? हम बनाते हैं, खुद गर्मी बनाता है। ये जंगली फालूदा है, हम सुलेमान खिल पठान जुनैद गुल खान है, हम खुद बना रहे हैं। बात कर सकते हैं, कार से बात कर सकते हैं। बहुत पसंद। जा रहा हूँ मैं, 4 थैली लेकर जा रहा हूँ, इतना पसंद है। 4 थैलियाँ लेकर जा रहे हैं। लोगों को यहाँ का फालूदा इतना पसंद है कि जंगली फालूदा देखकर आवाम जो है यहाँ पर जंगली हो जाती है। जो है वो नाम नहीं लेती। शुक्रिया जमजम, थैंक यू सो मच। मैं जमजम को भी अप्रिशिएट करूंगी, उसने इतनी जो है ना जिद्दोजहद से हमें बताया कि उस भीड़ में खड़े होके हर दिन वो जो है हमें उन्होंने जो है वो, अब ये देखे ना कितनी आराम से उन्होंने, इतनी मर्दों की भीड़ थी उसमें कंफर्टेबल रह के उन्होंने सबसे बात भी की, हमें ये बताया भी ये जंगली फालूदा मैंने कहा आज तक जिंदगी में कोई चीज नहीं देखी, और वो भी इतने बड़े मर्तबान में। अच्छा वकार, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। अरे शुक्र है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप ठीक है? खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बताइए कि आप लिबर्टी में कहाँ मौजूद हैं इस वक्त?
जी बिल्कुल, रमज़ान जब आता है तो हर किसी की ये कोशिश होती है तो और बरकतों वाला महीना है, बस हम जल्दी जल्दी नेकियां समेट लें। मुसलमान की इफ्तारी करवाते हैं, इफ्तार डिनर पर बुलाते हैं, जहां मुसलमान दस्तरखान लगाते हैं मुसलमानों के लिए, वहां सिख जो बरादरी है वो भी किसी से पीछे नहीं है। लिबर्टी मार्केट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे कप में आप देख सकते हैं किस तरह से गहमा गहमी है और यहाँ पे दस्तरखान सज चुका है। तकरीबन 800-900 के करीब रोज जो रोजादार हैं वो इस जगह पर मौजूद होते हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि दर्शन सिंह नामी जो सिख भाई हैं वो यहाँ पे तमाम करते हैं। यहाँ पर रोजाना की बुनियाद के ऊपर डिफरेंट डिशेस जो हैं मेन्यू में वो दी जाती हैं, पानी दिया जाता है, शरबत के साथ 2 खजूरें होती हैं। और आज का जो मेन्यू है वो हलीम के साथ जो नान है वो दिए जाएंगे। रोजादारों की एक कसीर तादाद यहाँ मौजूद है। बिला रंगो नस्ल के यहाँ पे दस्तरखान लगाया जाता है। कोई बाइक से उतर के आ रहा है, कोई गाड़ी से उतर के आ रहा है और यहाँ पे एक कसीर तादाद मौजूद है। मेरे साथ यहाँ के जो उनके बेटे हैं दर्शन सिंह के, वो यहाँ मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। ये बताएं जी, कब से ये काम शुरू किया आपने? ये मेरे पापा ने शुरू किया था कोविड में। जब कोविड स्टार्ट हुआ उसके बाद हमने लंगर लगाया डिफरेंट जगह पे। उसके बाद जब रमज़ान आया तो हाँ ऐसे ही पापा एक जगह पे गए थे तो उन्होंने देखा कि यार कोई लोग भूखे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि अब हम भी अफ्तारी लगाना शुरू करते। तो तकरीबन 4 साल हो गया हमें यहाँ पे डेली मतलब हर साल अफ्तारी करवाते हुए। अच्छा, कितने अफराद आपके मेहमान बनते हैं यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन जब हमने पहले दिन शुरू किया था तब था 200 बंदा, कम पड़ गया। पहले दिन ही 200 बंदा कम पड़ गया। उसके बाद हम डेली हमने बढ़ाते गए 400। आज जो है ना मतलब आज 800 बंदे का हमने सारा प्रबंध किया हुआ है, 800 बंदे का। और ये कब तक लगाएंगे आप? ये इंशाल्लाह जब तक हमें अल्लाह ने तौफीक बख्शी तब तक। जी बिल्कुल, आपने सुना तकरीबन 800 के करीब जो मेहमान हैं आज यहाँ पे लिबर्टी मार्केट पे जो दर्शन सिंह साहब की जानिब से जो दस्तरखान लगाया गया है वहाँ पे तकरीबन 800 के करीब लोग मेहमान बनेंगे। थैंक यू सो मच वकार, थैंक यू सो मच जमजम। आप दोनों ने जो है हमें इतनी अच्छी उन्होंने सेपरेट चीजें बताई हमें। बिल्कुल, कम्युनिटी कितना साथ दे रही है मुसलमानों का इस टाइम पे और बड़ा अच्छा लग रहा है कि लाहौर में ये काम किया जा रहा है। मतलब मैं देख के जो है ना बड़ा डिफरेंट समथिंग। और ये ना अच्छी बात है कि हमारे प्रोग्राम की तवस्सुक से जो है ना आपको ये पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान जो लगता है कि माइनॉरिटीज के साथ अच्छा सलूक नहीं होता या जो मेजॉरिटी है वो जो है ना सबके साथ घुल मिल के नहीं रह रही, इस बात से ये बात साबित होती है कि हम लोग सब जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा, हमारे साथ आज स्टूडियो में सैयदा नरजिस फातिमा भी हैं जो हमें आज हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला का खतीजा का जो दिन है उसके बारे में जरा बताएंगे। लेकिन हम उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक, खुश आमदीद वो नाजरीन जो हमें लाहौर से अभी देख रहे हैं। आपको 10वें रोजे की इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। हम कराची वाले जो है अभी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी थोड़ा सा इंतजार है हमारे लिए बाकी। हाँ, बट हमारे साथ इस वक्त जो है वो सेट पे हमारे शो में मौजूद हैं बहुत खूबसूरत सी आलमा, नरजिस उनका नाम है, नाम भी उनका बहुत प्यारा है। और उनसे हमने बहुत सारी गुफ्तगू की नाज़रीन जब आप ब्रेक पे थे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। तो आपको सबसे पहले तो हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ, अच्छा मैं शुरू करती हूँ। सो बेसिकली अगर आप तो वाकिफ होंगी ही कि आज जो है हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का दिन है और उनकी ज़िंदगी जिस तरह से हमारे लिए एक मिसाल है वो तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो उनके पहलू थे, उनकी शख्सियत के, उनके कारोबारी पहलू, उन सब से हमारे ऑडियंस को जो है वो आरास्ता कीजिए। ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आज का दिन 10 रमज़ानुल मुबारक जो कि ऐसी अजीम हस्ती से मुंसलिक है कि जो मोहसिन इस्लाम है, कि जिसको मोहसिन इस्लाम कहा जाता है, कि जो सिद्दीक़ा हैं, ताहिरा हैं और ख़ातून अव्वल हैं, ज़ौजा रसूल हैं, मादरे ख़ातून जन्नत हैं और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। हमारा लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हो उस बीबी पर कि जो मोहसिन इस्लाम है, कि जिनकी वजह से इस्लाम जो है वो रसूल कामयाब हुए इस्लाम को फैलाने में। एक अहम किरदार जिसको नासिर रसूल कहा जाता है उस बीबी को। बीबी की ज़ात पे मुख्तलिफ पहलू हैं बीबी की ज़िंदगी के। आपको मलिकतुल अरब कहा जाता है जी।
आपको मलिकतुल अरब लक़ब दिया गया है क्योंकि अरब में जो आप बीबी खदीजतुल कुबरा जो है इज़ द मोस्ट पावरफुल बिजनेस वूमेन इन इस्लाम। बेशक। तो आपको उस नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, और पूरे अरब में आप तिजारत करती थी और आपका कारोबार इतना वसी था कि हज़ारों लाखों सैकड़ों लोग जो है वो आपके उसमें काम किया करते थे तिजारत में। और आपकी कहते हैं ना कि एक नूरानी शख्सियत, एक दिल की एक कैफियत और एक आपका एक किरदार ही अलग था। आप देखिए कि उस दौर में कि इस्लाम नहीं आया था, ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, मगर फिर भी आप बीवी की जो तिजारत है वो देखिए कि ईमानदारी और अमानतदारी, ये दो बुनियाद थी बीवी की ज़िंदगी की। और इस तरीके से तिजारत करती थी कि जो आपके पास काम करते थे उनको उनका हक दे दिया करती थी जो उनका हक बनता था। और पूरे अरब में देखिए दुनिया के मशहूर जितने भी बड़े से बड़े ताजिर हैं वो मक्के में एक बाज़ार लगता था और वहाँ पे आते थे और अपना सारा माल जो है वो लेकर आते थे वहाँ तिजारत करने के लिए। तो बीवी जो है उसकी सदारत किया करती थी। आप देखिए कि एक औरत को दीन इस्लाम ने कितना पावरफुल बनाया जी, बिल्कुल। कि ये मतलब आज के दौर में हम देखें तो हमें आज़ादी, आज मैं और आप जो हम यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये हक हमें इस्लाम ने दिया है, हमारे रसूल ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, कुरान ने दिया है। और इसकी मिसाल ये अजीम हस्तियाँ कि जो इस्लाम की पहली खातून हैं जो इतनी बड़ी आप बिजनेस वूमन हैं कि आपका पूरे अरब में बिजनेस आपका फैला हुआ, आप काम करती थी और तमाम ताजरों की आप सदारत किया करती थी। और इस तरीके से किया करती थी कि इंसाफ, अदल इंसाफ, ईमानदारी और अमानतदारी, यही आज का भी अगर उसूल हो तो कारोबार में हमारे बरकत भी हो और कामयाबी भी हो कि ईमानदारी। और यही वो नूर है, एक कल्ब में नूर जो नूर से नूर को मिलाया गया है। परवरदिगार भी तो चुनता है ना इन हस्तियों को, वो कल्ब को जान रहा होता है, वो नियतों को जानता है। तो जब बीबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना कि एक उस वक्त तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ऐसे नाम लिए जाते थे, उस वक्त तो रसूल को रसूल के नाम से नहीं जाना जाता था क्योंकि ऐलान रिसालत नहीं हुआ था। तो जब बीबी को पता चला कि एक मोहम्मद हैं जो निहायत ईमानदार है, सादिक हैं, अमीन हैं और आपकी सच्चाई के चर्चे चारों तरफ थे, तो बीवी ने अपने गुलाम को, एक मैसरा गुलाम है उसको बुलाया और उससे कहा कि आप जाइए मेरा पैगाम लेकर कि मैं को कांटेक्ट खुद किया क्योंकि आप उनको सादिक और अमीन के नाम से जानती थी, उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी के आपने किस्से सुने थे। तो आपने अपने गुलाम को जब भेजा है नबी के पास तो नबी ने आपकी दावत को कबूल किया और कुछ शराइत थी वो रखी। उसके बाद उन्होंने कहा हमें आपकी सारी शराइत कबूल है और बीबी खदीजा ने आपको अपना माल दिया कि आप शाम लेकर जाइए और तिजारत कीजिए। और रसूल अल्लाह ने वो माल लेके गए हैं और वहाँ पे उनको बरकत भी हुई है कारोबार में, और जितना भी ईमानदारी के साथ जो भी आपका प्रॉफिट था आपको आपका हक ला कर दिया और चीज़ें। और आपके साथ जो गुलाम गया था बीवी ने उसको एक ताकीद की थी कि देखो जब तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ जाओ तो रास्ते में जो देखो, जो भी वाकयात देखो, जो कुछ भी हो, बस मुझे पूरा का पूरा ऐसे ही आके बताना। जब वो आपका गुलाम वापस आया तो उसने आके रसूलुल्लाह की शान में जो मौजज़ात देखे, जो इंतहाई तवील लिस्ट है वो मौजज़ात की कि जहाँ से आप गुजरते थे दरख्त आपको झुक कर सलाम किया करते थे, वो ज़र्रे आपकी गवाही दिया करते थे, जहाँ पर आप जाते थे वहाँ पे आपको साया, ऊपर आपके साया चलता था। और आपके मतलब बेशुमार मौजज़ात जब उस गुलाम ने देखे तो बीवी को आके बताया, तो बीवी बहुत मुतासिर हुई इन बातों से। और जब उनको ये तमाम चीज़ें पता चली तो फिर जाके बीवी ने जो है वो अपने निकाह का पैगाम जो है खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है कि वो उनसे अक़्द करना चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि बीवी को रिश्तों की कमी थी, मलिकतुल अरब हैं, इतनी बड़ी मालो दौलत की कमी नहीं है, शान शौकत की कमी नहीं है, बेशुमार आपके पास बड़े से बड़े ताजिरों के रिश्ते भी आए, बड़े से बड़े लोगों के रिश्ते आपके पास मौजूद थे, लेकिन जो तलाश थी बीवी खदीजा को वो रिसालत पर जाके ख़त्म हुई कि जो ईमानदारी, जो सदाकत, जो सच्चाई, जो उनको चाहिए था वो रसूल अल्लाह में उनको नज़र आया।
और फिर बीबी ने वो पैगाम दिया है और आप दोनों का अक़्द हुआ है। और रसूल अल्लाह का ख़ुद फरमान है कि जैसी परवरदिगार ने मुझे खतीजा जैसी ज़ौजा दी है, कोई दूसरी ज़ौजा वैसी नहीं है। और मुझे जब लोगों ने झूठा कहा, जब मेरी ईमानदारी और सच्चाई पे मेरी बात पर यकीन नहीं किया, तब खतीजा ने मेरी बात पर यकीन किया। और जब लोगों ने मुझे हर तरफ से परेशान किया, माली तौर पे भी हर तरीके से, तो खतीजा ने अपने माल को मेरे हवाले करा और मुझे अपने माल से गनी किया। परवरदिगार कुरान में कह रहा है ना कि रसूल जब आप तंगदस्त थे तो हमने आपको गनी किया। यानी आप देखिए कि बीबी खतीजतुल कुबरा का माल इतना पाक और पाकीज़ा है कि परवरदिगार कह रहा है कि वो मेरा माल है, मैंने आपको गनी किया। और यही वजह है कि आप देखिए कि अक़्द के बाद वो मासूमा जो खुद मासूमा है तो वो मासूमा की माँ बनी, जो खुद सिद्दीक़ा है वो सिद्दीक़ा की माँ बनी, और ऐसी ताहिरा जो ताहिरा की माँ बनी, जो 11 इमामों की माँ खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। कि आप जो मोहसिन इस्लाम है, आपका इस्लाम पे एहसान है। 2 मोहसिन इस्लाम है, एक हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और एक बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। तो परवरदिगार कुरान में कह रहा है ना, अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला सिवाय एहसान के और कुछ नहीं है। तो परवरदिगार ने भी इन अजीम हस्तियों को जो एहसान का बदला दिया, तो हज़रत अबू तालिब को मौलाए कायनात की शक्ल में बेटा अता फरमा दिया, और बीवी खतीजतुल कुबरा को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की सूरत में ऐसी बेटी अता फरमाई जो खातून जन्नत है, जो मिसाल है। ये अजीम हस्तियाँ हमारे लिए बेहतरीन मिसाल हैं जी, आज की ख़वातीन के लिए भी और हर दौर की ख़वातीन के लिए। दीन इस्लाम पे ना सिर्फ और इंसानियत पे बल्कि ख़वातीन पे भी बीवी खतीजा का एहसान है। बिल्कुल, और एक मिसाल है हमारे लिए। बिल्कुल। आजकल के दौर में औरत को शक की निगाह से देखती है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, इसके बारे में हमें कुछ पता है? ये माजरत के साथ, बड़े अफसोस के साथ, बल्कि एक है रियलिटी है इस हमारे दौर की। ये हालांकि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली इस्लाम में जिन शख्सियत का हमने जिक्र किया है, हज़रत खतीजा हो गई, हज़रत फातिमा ज़हरा हो गई, सबकी शख्सियत में कोई ऐसे पहलू नहीं थे। बिल्कुल। और ये मिसालें मौजूद हैं आपके पास उनकी जीती जाती जिंदगी में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो हम जब दीन को फॉलो करते हैं तो ये चीजें हम क्यों भूल जाते हैं? तो फिर क्या हम दीन की पैरवी नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 100% तो कोई भी नहीं करता। आजकल अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ, मुझे जो मेरे हिसाब से दीन समझ आया ना, मैंने उसको फॉलो कर लिया, और जिसको जिस अपने हिसाब से जो दीन समझ में आया बस वो, बाकी जो दीन है उसको हमने साइड पे अपनी मर्जी के अपनी मर्जी के हिसाब से लोग ये कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है। बिल्कुल, दुश्मन है नहीं, दुश्मन बना दिया गया। कुछ माशरे में इस तरह से हमारे थॉट्स की बात है, आपकी सोच की बात है, और कुछ इस तरह से चीजें बना दी गई हैं कि आप नहीं भी अगर एक दूसरे के लिए नेगेटिव होते ना, तो कुछ आसपास से कुछ वाइब्स इस तरह से लोग करते हैं, कुछ बातें इस तरह से करते हैं। हालांकि आप देखें कि ये मोहसिन इस्लाम बीबी खतीजा को कहा जाता है, तो मैं तो कहती हूँ कि ये मोहसिन एक औरत, क्योंकि आप देखिए कि दारुल अमान का वजूद सबसे पहले किसने रखा? एक औरत पे एहसान बीबी खतीजा का ये है कि जब अरब का दौर जहालत का, गुमराही का, कि जहाँ बेटी पैदा होने पे अफसोस किया जाता है, मातम किया जाता है, और एक बाप अपनी बेटी को खुद जिंदा दफन कर देता है, उस दौर में बीबी खतीजा ने अपनी 400 कनीजों को सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ था कि जहाँ पर वह जाओ और तुम्हें ऐसा कोई शख्स नजर आए जो अपनी बेटी के पैदा होने पे अफसोस कर रहा है या उसे जिंदा दफन कर रहा है, तो उससे कहना है खुदारा ऐसा काम ना करे, इसको हमें दे दो, ये हमारी जिम्मेदारी है। और रसूल के साथ मिल के बीबी ने, आपने हजारों लाखों ऐसी खवातीन और बच्चियां हैं कि जिनको पाला, जिनकी तरबियत की और जिनकी शादियां की हैं आपने। तो पहला दारुल उलूम तो बीबी खतीजा ने जो है वो कायम किया कि जो औरतों के लिए, औरतों के हुकूक के लिए आपने, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने काम किया है, उनके हुकूक के लिए आपने काम किया। मैं इसी बात को आगे लेके जाऊंगी और मैं किसी और को भी कनेक्ट करना चाहती हूँ ओवरसीज से, बट मैं एक बात बस कहना चाहूँगी कि हम जो है जब बात करते हैं ना औरतों के हुकूक की और इन पहलुओं को हम उजागर करते हैं, तो नाज़रीन ये सारी प्रॉब्लम्स आज भी मौजूद हैं और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है, बच्चियों की जो बेबीज होते हैं उनको दफनाया जा रहा है, जिंदा होने गाड़ा जा रहा है। तो ये बातें करना बहुत ज़रूरी है। तो मर्द हजरात जो आके कहते हैं कि हमारे बारे में कोई बात नहीं करता, आपकी प्रॉब्लम्स का भी हम जो है वो हल यहाँ पे लेकर आने की कोशिश करेंगे और वो इस्लाम के जरिए ही होगा। बट औरतों के मसले मसाइल बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं और वो अनफॉर्चुनेटली अब तक पूरे नहीं कर पाए हैं। जी, हमारे साथ अभी हैं डॉक्टर मरियम राज,
जो इंग्लैंड में हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं साइकाइट्री में, और उनसे जरा हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मरियम, कैसी हैं? डॉक्टर मरियम राय, मैंने गलत लिया है शायद। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बस आप अपने घर पे राज कर रही होंगी तो इट्स फाइन। हाँ, इट्स ओके। अच्छा, मेरे खानदान में बहुत साइकाइट्रिस्ट हैं और वो भी यूके से, मेरी बहन है और मेरी खाला है, उन्होंने भी यूके में ही साइकाइट्री की है। तो क्या बहुत जरूरत ज्यादा है साइकाइट्री की? मेरे ख्याल में जरूरत तो हर जगह ही है, सबसे ज्यादा बैक होम भी है, पाकिस्तान में भी है जी। लेकिन पूरा ट्रेंड ज्यादा है। और अगर मैं सोचूं इस बारे में, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं साइकाइट्री ट्रेनिंग करूंगी। सर्जन बनना चाहती थी हमेशा से। अच्छा। फिर थोड़ा यूके में आके थोड़ा ट्रेंड डिफरेंस देखा एंड थोड़ा ज्यादा थोड़ी अवेयरनेस हुई मेंटल हेल्थ इलनेसेस के बारे में, तो आई जस्ट स्टार्टेड लाइकिंग इट एंड आई थिंक दिस इज हाउ। इसमें टाइमिंग का भी जरा होगा जोर, बिकॉज सर्जरी में या सर्जन आपको जब अगर सर्जरी करनी होती है तो आपको पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है, पढ़ाई भी ज्यादा, और रात के किसी भी वक्त शायद आपको बुला सकते हैं, स्पेशली आप इमरजेंसी में हो। लेकिन साइकाइट्री की टाइमिंग्स है, ये बात मुझे पता है। जी जी। नहीं, इस तरह के एनएचएस का ये है कि अगर आप सर्जरी कर रहे हो या साइकाइट्री कर रहे हो, आपके सेट आवर्स है। अच्छा। हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि मैंने काफी देर तक सर्जरी की थी, 1.5 year। I tried push through कि नहीं, I really like it, I'll do it। तो I think it's not just the hours। हाँ, I know कि obviously it's not as busy, but हम number of hours हम लोग तकरीबन सेम कवर करते हैं। मतलब मैं फुल टाइम ट्रेनी हूँ, तो अभी मैं पूरा वीकेंड ऑन कॉल थी, like Friday, Saturday, Sunday I was doing 12 hours each day, और इसलिए आज मैं ऑफ हूँ। तो I think number of hours same होते हैं। हाँ, obviously the type of work we do is a lot different। मुझे एक सवाल आपसे पूछना था मरियम। जनरली जब साइकाइट्री या साइकोलॉजी की बात आती है तो खवातीन लिटिल मोर ट्रस्टिंग, ठीक है, वो आने में वो ज्यादा हेसिटेशन नहीं होती। बट मर्द हज़रात का मैंने जनरली देखा है, वो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या जरूरत है, और इतनी पहल नहीं होती। तो आपके पेशेंट्स में खवातीन या मर्दों का इस तरह का है 60-40 या कुछ इस तरह की कहानी है? बहुत ज्यादा होता है। और ये सिर्फ और मजे की बात है कि मुझे लगता था कि ये सिर्फ पाकिस्तान में एक कल्चरल चीज है ना, लेकिन ये सिर्फ एक कल्चरल चीज नहीं, ये ग्लोबली है। और अगर आप इवन स्टैटिस्टिक्स भी उठाकर देखें तो वीमेन डायग्नोज भी ज्यादा होती हैं मेंटल हेल्थ डिजीजेस, डिप्रेशन, बाइपोलर, इन सब चीजों से। हाँ, उसमें एक रीजन ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स भी हैं कि उनकी स्ट्रगल अ लिटिल बिट मोर, फिर पोस्टमार्टम पीरियड, वो सारी चीजें भी कंसीडर होती हैं। लेकिन ऑल्सो वी आर मोर विलिंग। हाँ, दिस इज अ मेजर फैक्टर। पाकिस्तान में तो आपने अगर किसी को ये बात कह भी दी कि आप किसी शायद आप यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, आपको जाके किसी से बात कर लेनी चाहिए, तो वो ऑफेंड हो जाते हैं इस बात से। उनको लगता है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, पागल क्या मैं पागल? उनको नहीं पता कि भाई एक्सप्लेन करना, मतलब मेरे लिए खुद एक्सप्लेन करना, जब भी मैं पाकिस्तान आती हूँ तो एक्सप्लेन करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ। पागलों की डॉक्टर हो? नहीं। आप पागलों की डॉक्टर हैं? आप पागलों की डॉक्टर हैं, ये होता है। हाँ, चरियो जो अस्पताल पागलों का। आई थिंक अब टाइम के साथ साथ ट्रेंड्स बहुत चेंज हो रहे हैं। अवेयरनेस हो रही है बहुत ज्यादा। अब मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो मतलब यहाँ पाकिस्तान में हैं, और लाइक देयर स्केड्यूल इज फुली बुक्ड विद पीपल। तो जाहिर है लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आ रही है, लोग ज्यादा साइकाइट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हैं, तो जाहिर है दे आर बुक्ड। तो आई थिंक द ट्रेंड्स आर चेंजिंग विद टाइम। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन के हवाले से एक सवाल है मेरा छोटा सा, मुझे बताइएगा किस किस्म की कंटेंट क्रिएशन करती हैं आप? बेसिकली मुझे 4 साल हो गए, नहीं 4.5 year हो गए अब तो यूके मूव हुए। तो मैंने स्टार्ट किया था 3 साल पहले, और तब मैंने स्टार्ट इसलिए किया था कि मैं पेंडेमिक पीरियड में आई थी, कोविड पीरियड में, और आई हैव 2 kids। तो तब मुझे कोई भी बताने वाला नहीं था कि ओके बच्चों को स्कूल में कैसे डालना है, क्या प्रोसेस है। तो आई जस्ट स्टार्टेड इट एज अ थिंग टू हेल्प माय ओन कोलीग्स। That's amazing। कि मैंने जस्ट ऐसे ही शुरू किया था, बिकॉज हर कोई पूछता रहता था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, I'll make videos, just put it there, कि चलो it will help somebody, and it just started growing and I think मैं बहुत कम टाइम देती हूँ content creation को, क्योंकि obviously I work full time and you have children also। Yes, but उसके बावजूद I have like 50,000 followers, और I think that most of them are like मैं हमेशा अपनी colleague से ये we like joke about it कि like 75% of them are women and like most of them are all doctors।
So I think it's more because we relate and you're giving back to the community also, Mariam. So thank you so much. Thank you. और हम बहुत appreciate करते हैं ऐसे professionals को who give back to the female community. गिव बैक टू द फीमेल कम्युनिटी और जो एक्चुअली अपने काम के जरिए एक स्टिग्मा भी मिटा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेके, साइकाइट्री को लेके और इन सारी चीजों को लेके ब्रेव थिंग टू डू। अच्छा, हमारे क्योंकि मेरे घर में 2 साइकाइट्रिस्ट हैं, अब तो 2 हैं, पहले जब छोटी थी तो सिर्फ मेरी खाला थी, तो हमें बहुत सारी चीजें आई गई जब हम पर बहुत सारे लोग हैं जिनको अवेयर नहीं है कि आपके साथ जो हो रहा है, एक तो जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, जो आपकी कोई भी इलनेस आपको होती है, बेशक वो फिजिकल हो या मेंटल हो, उसमें आपकी डीएनए, आपकी जीन्स बहुत मैटर करती हैं। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है उसका, ना ही ये कभी कभार जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो उनकी फैमिली में कोई ना कोई मेंबर ऐसे होते हैं जिनको डिप्रेशन रहा होगा या शिकार होंगे, और ये जानना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मरियम फॉर ज्वाइनिंग अस। सॉरी वो ऑफलाइन हो गई। हमारे पास इस वक्त आलमा साहिबा मौजूद हैं। नरजिस, तो आप कुछ बता रही थी, मैं आपसे यही सवाल पूछ रही थी कि आज के ज़माने में जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो इस्लाम हमें ऑलरेडी सिखा चुका है, उसको हम फॉलो नहीं करते। और जैसे मंशा ने भी ये कहा कि औरत ही औरत की दुश्मन। सो हम अपनी फैमिली लाइफ में, क्योंकि हम बेसिकली एज मदर्स अपने बच्चों को रेस कर रहे हैं, सो अपनी बच्चियों को और बेटों को रेस करने में क्या कोताही है कि हम औरतों को हमेशा कमतर बना के दिखाते हैं कि ना हमारी कमाई में बरकत है, ना हम और मर्दों के शाना बशाना चल सकते हैं, ना हम कारोबारी मामलात में ढंग के हैं, ना हम किसी आदमी को अगर पसंद करते हैं तो उसको प्रपोज नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास जो है मिसाल है जी जिन्होंने ये सब कुछ किया। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है और ये माशरे का हमारे हिस्सा भी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है ना कि देखिए हमने दीन इस्लाम को समझा ही नहीं। हमने अपने दीन को इतना मुश्किल बना दिया है कि उसको समझना तो क्या, उसके करीब जाना लोग जो है ना वो भागते हैं कि भाई बहुत मुश्किल चीज़ है कोई इस तरह से। हालांकि अल्लाह कह रहा है कि ये दीन बहुत आसान है। दीन में जितनी आज़ादी दीन इस्लाम ने एक औरत को दी है वो मेरे ख्याल से किसी दीन में नहीं है। बेशक एक औरत को जो राइट्स दिए हैं, एक औरत को जो पावरफुल बनाया है, जो हुकूक उसके रखे हैं, बस ये कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे यहाँ समझा जाता है कि औरत को खाना दे दिया है, कपड़े पहनने के लिए दे दिए हैं, घर अच्छा दे दिया है, आपने उसको उसकी जरूरत की चीजें दे रही हैं, दैट्स इनफ। बस फिजिकली जो है ना दे दिया है, हाँ इजाजत दे दी है, वो भी अपने हिसाब से ना कि आपको कितना देना है कितना नहीं देना, बस इतना ठीक है। और क्या चाहिए औरत को, यही सवाल होता है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो हम जब मेंटेलिटी होती है ना, वही बात के ग्रोइंग एज, हम बचपन से जब अपने बच्चों को, हमारा बेटा हो चाहे बेटी हो, जब उसको पाल रहे होते हैं ना, तो क्या होता है, वो लड़का है ये लड़की है, उसको बाहर जाना है, इसको घर में रहना है, नहीं लड़के को ज्यादा फोकस किया जाता है। अभी भी हम देखते हैं कुछ खानदानों में इस तरह होता है, बेटा ज्यादा होता है, बेटी जरा उसको निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन कुछ घरों में नहीं होता, बिल्कुल बराबर देखा जाता है, बराबर उनको ग्रो किया जाता है। कुछ घरों में मैंने ये देखा है स्कूल्स में भी फर्क होता है, जी बेटे का स्कूल कुछ ज्यादा जरा अच्छा हर तरीके से तफरीक है, तफरीक तो आप बचपन से पैदा कर देते हैं। आपके मुताबिक ये तफरीक खत्म हो जानी चाहिए, होनी चाहिए। इस्लाम में ऐसा नहीं है, दीन इस्लाम में ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच नरगिस, हम आपके पास आपके से बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन वक्त बहुत शॉर्ट है, इफ्तारी का टाइम होने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अब जाएंगे किचन की तरफ। हाँ चलिए। अच्छा, ये एहसान को मैं मंशा की पसंदीदा चीजें मौजूद हैं वहाँ पे। एहसान को मैं बताती चलो। एहसान, आपकी आवाज जरा कम आ रही है, तो जरा उसको जरा देखिए। मेरे पास तो बहुत अच्छा एहसान इतना चिल्ला के बोल रहे हैं को जरा ज्यादा, दोनों का वॉल्यूम जो है ना मेरी तरफ है। हाँ बिल्कुल तैयार है आपका मंशा, आपका जो मेन्यू है, जिस तरीके से इसको किया है ना गार्निश, हाँ इट्स ब्यूटीफुल, देख के ही बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और मुझे लगता है जो लोग देख रहे होंगे उनको भी अंदाजा हो रहा होगा कि कितना अच्छा बना है। अच्छा, वो मैंने आपको जो बोला था, हमने ग्रीन अनियन को जो कोल्ड बाथ दिया है, उसके बाद आप देख सकते हैं जब मैंने इसको टॉप पे रखा है तो वो अभी भी क्रिस्पी और क्रंची ही है, वो सौगी होके गिर नहीं रहा। अच्छा, सौगी होके गिर नहीं रहा, सौगी होके। अच्छा, ये एक तो भूनोफाई, ये भी जो आपका टर्म है, जो ये हम लोग ना एक इसके बाद जो है हम लोग एक डिक्शनरी बनाएंगे और उसमें सब हम लोग सबके कुछ ना कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। आई जस्ट लव इट। कोई अपनी नॉर्मल, अच्छा मैं बताऊं, मेरी और समझ आ गई आपको भूनोफाई का मतलब क्या है? बहुत ही कोई वीक है, आला दर्जे की वीक है।
आला दर्जे की उर्दू वीक है और मैं इधर सुन रही होती हूँ, आपको यकीन है इस बात का? हाँ। मैं इधर इनकी बातें सुन रही होती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा ये अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं मेरी जो शादी उर्दू स्पीकिंग हुई है तो उधर एक लेटर आया था मेरी शादी के फौरन बाद, एंड उसमें बरखुरदार एंड आई वाज लाइक बदबू खा रहा है, I can't even read it. I was like अम्मी ये लेटर तो आया है मिठाई के साथ, पर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे किसी घर में पढ़ने नहीं आ रहा, किसी को भी। बस आप सही शो में इस वक्त, आपकी उर्दू बहुत अच्छी हो जाएगी। बाद है ना आपकी बातें सुननी होती है, बहुत अच्छी उर्दू। अच्छा मैं फौरन आपको जल्दी से बताती चलूं, हमारा जो किचन है ना ये आपकी तरफ आया है। एक तो अप्लायंस पार्टनर है ग्लैम गैस, इसके अलावा सनरिज है हमारे, KFC हमारे फूड पार्टनर हैं, पेप्सी हमारे पार्टनर हैं, इसके अलावा ऑसम किचन की जानिब से ये किचन है। और किसी को मैं भूल रही हूँ क्या? लाइफ बॉय हमारे हाइजीन पार्टनर है आज के। अच्छा ये आपका जो ये एप्पल है रेसिपी है, ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि इसमें एप्पल है, मुझे तो अच्छा पता है बनाना लग रहा है मुझे। हाँ बनाना लग रहा है। नहीं मैंने 1 लीटर मिल्क लिया और हमने 1 कप शुगर लिया और उसका ही 1 कप वाटर लेके उसको हमने डाइल्यूट कर दिया, मतलब चाशनी जो बनाते हैं वो बना ली। इसमें हमने 2-3 कतरे रोज एसेंस के डाले। ये करने के बाद हमने इसको मिल्क में ऐड किया और मैंने एक येलो कलर, सॉरी टाइम खत्म हो रहा है हमारा, इफ्तारी की तरफ हम जा रहे हैं, तो प्लीज नाज़रीन आप हमें दोबारा से ज्वाइन इन कीजिएगा 11वें रोजे पे। आप देख रहे हैं जाने रमजान, हम सब की तरफ से अल्लाह।